हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। बीएडीएम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आज आपको ढेर सारी प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सवाल आज आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं। लगभग 200 सवाल आपके साथ आज डिस्कस होंगे इस सेशन में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में सवालों में आप खो जाने वाले हैं। आइए फटाफट से हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन की, एबीएसटी बीएडीएम की, तो उसके लिए हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल है। एंड अभी इन कोर्सेज पे हमने आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चला दिया है। आप इन कोर्सेज को केवल अपने एग्जामिनेशन के लिए, अब थोड़ा सा समय है तो थोड़े से दिनों के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो वो ऑप्शन आपको दे दिया जी। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप 1999, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। एबीएसटी बीएडीएम पेपर 1 पेपर 2 दोनों का कंप्लीट कवरेज मिल जाएगा। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं लेना, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बैंक एबीएसटी बीएडीएम और ईएफएम के हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं, तो वो दोबारा से मत लीजिएगा। एंड अगर आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोर्स भी अलग से हमारी ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, हु सेड मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे सवाल जो हैं सीधे सीधे सवाल हैं और ये सवाल आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। देखने में तो काफी सीधा लग रहा है, बट इसका आंसर जिसको मालूम है उसको मालूम है और जिसको नहीं मालूम उसको नहीं मालूम। एंड आई एम होपिंग कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आता होगा। तो ऐसे काफी सारे कोड्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, और वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा डेफिनेशन या फिर कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया था। फिलहाल जो ये वाला स्टेटमेंट है ये लॉरेंस एप्ली ने दिया था। और ऐसे स्टेटमेंट्स को याद करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, अपनी कॉपी में एक लिस्ट बनानी होगी। उसमें आप नाम लिख लिए, नाम लिख लो सारे, जैसे लॉरेंस एप्ली का नाम आप लिख लो और उसके साथ कीवर्ड लिख लो। कीवर्ड क्या लिखो आप? मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, अगर आपने इतना वर्ड लिख लिया ना कि मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ऐसा इसने कहा है, तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज आप ऐसे सवालों को कभी आंसर नहीं कर पाएंगे। चलिए, सवाल है, डैश इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अगर आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके सोल्यूशन ढूंढने हैं और बेस्ट सोल्यूशन को आपको इंप्लीमेंट करना है। डेलीगेटिंग द डिसीजन एक इसका स्टेप नहीं बनेगा और इसीलिए यहां पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, डैश इज अ कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू वन और मोर लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है वो ऊपर से नीचे जाती है, हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा। चलिए, तो अगला सवाल है, एमबीओ मींस। तो एमबीओ बहुत ही सिंपल है, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो सीधा सीधा आप आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का लगा सकते हैं। इसमें आपके मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव्स को तय करते हैं और दोनों मिलकर उनको अचीव करने के लिए काम भी करते हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो सीधा सवाल है, विक्टर व्रूम ने दी थी जी हमें एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें उन्होंने बात करी है वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी की। इसका जो आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहां पे सवाल है, नेम द प्रोपाउंडर ऑफ इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमें जे स्टेसी एडम्स ने दी थी। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तो इस थ्योरी के अंदर बेसिकली इक्विटी और इन इक्विटी की बात की जाती है। तो हमारे इंप्लॉय तब मोटिवेटेड होते हैं अगर उनको लगता है कि उन्होंने जो एफर्ट डाला उसके अकॉर्डिंग उनको इक्विटेबल आउटकम यहाँ पे मिल चुका है और वो इसे औरों से कंपेयर भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज। तो प्लानिंग आगे की हम देख रहे हैं, आगे के लिए प्लान्स बना रहे हैं, और कंट्रोलिंग के अंदर हम जो पीछे काम करके आए हैं उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। तो आप कंट्रोलिंग को कहीं ना कहीं लुकिंग बैक बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ये आपको मालूम होनी चाहिए। साइंटिफिक थ्योरी से आपके टेलर जी जुड़े हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से आपको जुड़ा हुआ है हेनरी फ्योल।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा हेनरी फ्योल ने कौन सी किताबें लिखी थी, कौन सी कंपनी में वो काम करते थे और कितने प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए, ये सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The four systems of management in terms of leadership style are related to। तो आपको लीडरशिप स्टाइल जो है की टर्म्स में फोर मैनेजमेंट सिस्टम्स जो बताए हैं वो यहाँ पे बताए हैं रेंसिस लिकर्ट ने। तो उन्होंने आपको ये चार सिस्टम बताए: एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम, बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव सिस्टम, कंसल्टेटिव सिस्टम और पार्टिसिपेटिव सिस्टम। तो चार मैनेजमेंट सिस्टम्स या चार लीडरशिप स्टाइल्स की उन्होंने यहाँ पे बात करी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 रेंसिस लिकर्ट का बनेगा। चलिए, तो अगला सवाल है, पॉटर एंड लॉलर मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन इज रिलेटेड टू। तो पॉटर एंड लॉलर मॉडल आपको वैसी नाम सुनते पता चल गया होगा कि ये मॉडल जो है वो आपकी मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन को लेकर इन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है और ये आपके मोटिवेशन को एक्सप्लेन करता है। करेक्ट आंसर इसीलिए ऑप्शन 3 मोटिवेशन ही बनेगा। चलिए, सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एथिक्स इज। डायनामिक फिलॉसफी, यानी कि जो फिलॉसफी है इसमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं। हो सकता है पहले कुछ गलत हो और अभी कुछ हद तक उसे एक्सेप्टेबल मान लिया जाता हो। इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल वेलफेयर, तो एथिक्स की बात करते हैं तो सोसाइटी का वेलफेयर तो आ ही जाएगा। इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एस्पेक्ट्स, तो अगेन ह्यूमन एलिमेंट भी यहाँ पे जरूर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ चुकी है हमारे पास। ये स्टेटमेंट आपको पढ़नी है और बताना है किसने ये स्टेटमेंट दी है। आई लाइक द ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर बेटर देन द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट, हु सेड दिस स्टेटमेंट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल है, मुझे नहीं लगता इसका आंसर किसी को आता होगा। ये स्टेटमेंट आपकी थॉमस जेफरसन ने यहाँ पे दी थी। चलिए, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो अलग अलग चीजों में झलकता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वैल्यूज क्या हैं, उनकी अजम्पशंस क्या हैं। तो ये सारी चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को दर्शाती हैं। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो इसका कोई डायरेक्ट एलिमेंट नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पढ़ा हुआ है तो आई थिंक आपने आसानी से इसका आंसर लगा लिया होगा। अगला सवाल है, क्यू थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। अब ये जो क्यू थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की बात इन्होंने करी है ये मुझे स्पेसिफिकली तो कहीं नहीं मिली, बट मेरे को यहाँ पे क्यू मेथोलॉजी का जिक्र मिला जो कि इस्तेमाल की जाती है जब हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स के व्यू पॉइंट्स की स्टडी करनी होती है। तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं हमें पार्टिसिपेंट्स के कल्चरल बैकग्राउंड से जोड़ सकते हैं, कल्चरल एनवायरनमेंट से इसे लिंक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से सवाल में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी मुझे जरूर लगी और इसका 100% एक्यूरेट आंसर मुझे नहीं मिल पाया। अगर आपके पास कोई इसका सोर्स या कोई इसके बारे में जानकारी है तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करना वीडियो पे कमेंट करके। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीडरशिप स्टाइल। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, सोसाइटी ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से आपके पास सोसाइटी ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल नहीं होता है, उसे हम कोई कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी फ्री रेन, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक हमारे पास होता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास बनेगा। चलिए, सवाल है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकसेस ऑन। तो TQM, देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो टेक्निक है उसका अल्टीमेट मकसद क्या होगा। अल्टीमेट मकसद तो ऐसा होगा कि क्वालिटी को बढ़ाएं और कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लॉन्च्ड फर्स्टली इन विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री से इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है वो जापान से हुई थी। तो 1950s में यहाँ पे जापानीज इंडस्ट्रीज ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं अपनाया और डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग जो थे एक अमेरिकन इंजीनियर थे जो कि जापान गए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद और इन्होंने इस टेक्निक को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जापान का बनेगा। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। तो इंटरपर्सनल का मतलब है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट या झगड़ा। गोल कॉन्फ्लिक्ट, तो गोल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट या फिर लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो यहाँ पे गोल कॉन्फ्लिक्ट, एक ही पर्सन के गोल्स में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपके दो गोल हो सकते हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो और ऐसे आपके दो रोल हो सकते हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो।
बट अगर हम वर्टिकल कन्फ्लिक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जैसे आपका बॉस है और आप उसके नीचे काम कर रहे हैं, आप उसके जूनियर हैं, तो आप दोनों के बीच में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया तो हम उसे वर्टिकल कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। तो ये आपका इंटरपर्सनल हो गया क्योंकि दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का हमारे बन जाएगा। ऑप्शन 2 वर्टिकल कन्फ्लिक्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल है, टेक्निक ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्स, इन्वेंट्री, प्रोग्राम इवेल्युएशन, नन ऑफ दीज। आपको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाना है तो उसके लिए आप इनमें से कौन सा टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो कन्फ्लिक्ट हुआ है वो इस चीज को लेकर हुआ है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास केवल 10 करोड़ रुपए हैं और हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, उन दोनों प्रोजेक्ट में से हम दोनों नहीं कर सकते हैं। तो एक मैनेजर कह रहे हैं 1 करना है, एक कह रहे हैं 2 करना है। तो अभी क्या है कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया है। तो इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराना है तो कैसे करेंगे। आप 10 करोड़ की बजाय अपने रिसोर्सेज को बढ़ाकर 20 करोड़ कर लो तो ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी वन ऑफ द वे टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बनेगा। द टर्म ग्रेप वाइन इज यूज्ड इन, तो ग्रेप वाइन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 2। कॉर्पोरेट गवर्नेंस डील्स विद, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि एक कंपनी को किस तरीके से गवर्न किया जाए, चलाया जाए। और अगर कंपनी को गवर्न करना है तो उससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना है। इसके अंदर आपकी सोसाइटी, आपके एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन तो आ ही जाएगी, सभी आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव का यहां पे बन जाएगा। इन द कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट इंक्लूड, तो आपकी MIS जो है उसके कंपोनेंट्स में क्या नहीं आएगा, क्योंकि MIS है तो आपका मैनेजमेंट तो आएगा ही आएगा, इंफॉर्मेशन भी आएगा, सिस्टम भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा जॉब ट्रेनिंग। तो जॉब ट्रेनिंग को यहां से निकाल देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा। The committee name on corporate governance which was appointed by SEBI on 7 May 1999, तो 1999 में सेबी ने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमेटी बनाई थी वो थी KM बिरला, कुमार मंगलम बिरला कमेटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। कलेक्टिव इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिट्रीव्ड, अभी क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है ना मुझे इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हो रही है, और मेरे को लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो जानकारी है और वो जानकारी किसके लिए मददगार हो सकती है, शायद ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया है डेट इज ऑप्शन नंबर 4 मैनेजर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जुड़ा तो मैनेजर से ही होता है, और इन्होंने ऑप्शन 4 का आंसर दिया। पर जो क्वेश्चन के अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये मुझे थोड़ी सी अधूरी, थोड़ी सी इनकम्प्लीट यहाँ पे जरूर लगी है। डैश हेल्प्स इन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, तो अगर कोई चेंज को ऑप्ट नहीं करना चाह रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो आप उसे कैसे मना सकते हैं। आप उसे एजुकेट कीजिए कि चेंज से आपका फायदा होगा, आप उससे कम्युनिकेट कीजिए उसकी जो यहाँ पे जो उसके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा है कि चेंज को नहीं फॉलो करना चाहिए, जो भी उसके अगेंस्ट बातें चल रही हैं, चेंज के अगेंस्ट बातें चल रही हैं उसके माइंड में, आप उनको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और लीडरशिप भी है कि एज अ लीडर आप अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कीजिए कि वो चेंज को ऑप्ट कर लें। तो सभी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का जो कंसेप्ट है उसके बारे में तो आप जानते हैं, और उसे किसने इंट्रोड्यूस किया ये आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों इसे इंट्रोड्यूस किया था पीटर एफ ड्रकर ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए अगला सवाल है, मैनेजमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज सिंगल डायमेंशन, इक्वल डायमेंशन, लॉन्ग डायमेंशन या फिर मल्टीपल डायमेंशन। देखो अगर हम समाज के प्रति जिम्मेदारियों की बात करते हैं, एक कंपनी की, मैनेजमेंट की समाज के प्रति जिम्मेदारियां जो है दे आर मल्टी डायमेंशनल, यानी कि इसमें काफी लोगों के प्रति जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। आपकी यहाँ पे समाज के अंदर कस्टमर्स हैं, एनवायरमेंट है, गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, सबके प्रति आपकी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इट हैज मल्टीपल डायमेंशंस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही आंसर बनेगा। चलिए अगला सवाल, मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑपोजिशन और एंटेगोनिस्टिक इंटरेक्शन डिफाइंड बाय। तो अगेन कन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन के ऊपर सवाल है। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट को किसने डिफाइन किया था, इस तरीके से कन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया था स्टीफन पी रॉबिन्स ने। उन्होंने कहा था कि कन्फ्लिक्ट के अंदर सभी तरीके का ऑपोजिशन या फिर एंटेगोनिस्टिक इंटरेक्शन जो है ना वो आ जाएगा।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। तो अगेन जो भी डेफिनेशंस आप पढ़ रहे हैं उनकी आपको एक लिस्ट जरूर बनानी पड़ेगी, ताकि आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले उन्हें देख कर जाएं, ताकि एग्जाम में आप इन डेफिनेशन के बेसिस पे अपना करेक्ट आंसर जरूर लगा लें। चलिए अगला सवाल, डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स डिफाइंड बाय। तो डिसीजन मेकिंग जो है उसकी एक डेफिनेशन आपको दे दी है, और ये डेफिनेशन किसने दी है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, और डेफिनेशन के ऊपर आपको जो फैक्चुअल सवाल है अगेन पूछ लिया गया है यहाँ पर। और ये डेफिनेशन आपको जो गिवन है इट इज गिवन बाय जॉर्ज आर टेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेशन इज रिलेटेड टू। तो प्यारे दोस्तों जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो प्रोफेशन आप स्पेशलाइजेशन से यहां पे लिंक कर सकते हो कि जो भी प्रोफेशनल होगा वो अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा। जैसे जो सीए है वो अपनी जो अकाउंट्स वाली फील्ड है, टैक्सेशन वाली फील्ड है, उसका कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट होगा। जो इंजीनियर है वो अपनी डोमेन का स्पेशलिस्ट होगा। तो इस तरीके से आप प्रोफेशन को स्पेशलाइजेशन से जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन्वॉल्व्स। तो अगर आप किसी को अथॉरिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं उसे ड्यूटीज दे रहे हैं, और साथ ही उसे अथॉरिटी भी दे रहे हैं उन ड्यूटीज को पूरा करने की। और स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर। तो प्यारे दोस्तों सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 2 का है। डेलीगेशन का मतलब है कि आप किसी को ड्यूटी दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, और साथ ही उसे अथॉरिटी भी दे रहे हैं ताकि वो काम कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक वाज रिटन बाय। तो ये आपको सीधा सीधा सवाल पूछा, और जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मैनेजमेंट के थिंकर्स हैं उन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं उनकी लिस्ट आपको बना लेनी है, और वो लिस्ट आपको याद करके जानी है। हमने भी एक लिस्ट आपको अपने कोर्स में जरूर प्रोवाइड की हुई है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये किताब प्यारे दोस्तों आपकी पीटर एफ ड्रकर ने लिखी थी, और इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल है हु हैज डेवलप्ड द हायरार्की ऑफ नीड मोटिवेशन थ्योरी। तो हायरार्की ऑफ नीड मोटिवेशन थ्योरी जो है वो अब्राहम मास्लो ने दी है, और उन्होंने बताया कि एक हायरार्की हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, फिर हमारी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स आती है, फिर सोशल नीड्स आती है, फिर हमारी एस्टीम नीड्स आती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आती है। तो इस तरीके की सीक्वेंस की बात उन्होंने यहाँ पे करी है, एक हायरार्की की बात उन्होंने करी है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन यानी कि सबसे पहले वाला फंक्शन कौन सा है वो आपको बताना है, और आप सभी जानते हैं प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के बाद ही बाकी के सभी फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहां पे सवाल है कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड विद। तो कोऑर्डिनेशन किससे जुड़ा हुआ है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर हम कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे तो हम किसी काम को बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन के लिए आपका जो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, यानी कि सबका जो गोल है, सबका जो पर्पस है वो कॉमन होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। अगर सबके गोल्स अलग अलग होंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एक डायरेक्शन में काम करना है उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स जो इंश्योर करती है कि हमारे जो भी सभी एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं दे आर एम्ड एट अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन का कहीं ना कहीं ये काम है, और इसीलिए ऑप्शन 2 इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 से आप इसे मैच कर सकते हैं। हालांकि बाकी ऑप्शन को भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, बट ऑप्शन नंबर 2 जो है ना दैट इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। चलिए सवाल है जी हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हेनरी फ्योल ने दिए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन 2 आंसर होगा सीधा सीधा। एथिक्स में बी डिफाइंड एज। तो एथिक्स क्या चीज है, एथिक्स हमारे पास हमें सही गलत बताते हैं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, क्या सही है क्या गलत है। तो कोड ऑफ कंडक्ट से आप इसे यहाँ पे जोड़ सकते हैं। हालांकि ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रहता है कोड ऑफ एथिक्स का, बट फिर भी इन्होंने वो ऑप्शन नहीं दिए, तो कोड ऑफ कंडक्ट को आप यहाँ पे अपना आंसर मान सकते हैं। ऑप्शन 2 को आंसर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। फैक्टर कॉजिंग अनएथिकल कंडक्ट इन मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन से फैक्टर की वजह से मैनेजमेंट का कंडक्ट गड़बड़ा सकता है, अनएथिकल हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, फेयर कंपटीशन, इकोनॉमिक ग्रीड या सोशल वैल्यूज। तो इकोनॉमिक ग्रीड यहाँ पे आंसर बनेगा।
तो अगर आपकी जो मैनेजमेंट है वो लालची हो जाती है तो फिर उस केस में यहाँ पे वो सही एथिकल ढंग से काम नहीं करेगी, उसका कंडक्ट अनएथिकल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ। तो कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या एक्सचेंज करते हैं? आप जानकारी एक्सचेंज करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को एक्सचेंज करते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी चीजें कम्युनिकेशन के अंदर एक्सचेंज हो जाती हैं। अगला सवाल है, सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय। तो सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ आपको सपोर्टिव बिहेवियर, एक तरफ डायरेक्टिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 4 स्टाइल्स भी देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग। तो ये वाला जो मॉडल है ना सिचुएशनल लीडरशिप का, इसे पॉल हर्से और केन ब्लैंकार्ड ने डेवलप किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। तो ये आपको बताता है कि आपको कौन सा स्टाइल कब फॉलो करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन क्या है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड बाय। तो स्ट्रेटेजिक प्लान्स है, टॉप लेवल के प्लान्स है, तो इसे टॉप लेवल के मैनेजर्स ही फॉर्मुलेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो बन जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, दे आर डायनामिक, दे आर यूनिवर्सल, दे आर फ्लेक्सिबल, ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सल भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं और डायनामिक भी हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव का बन जाएगा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के जो फीचर्स है वो आपको मालूम होने चाहिए। Which management thinker received the Nobel Prize for Economics in 1978? तो इनमें से कोई एक मैनेजमेंट के ऐसे थिंकर है जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1978 के अंदर, और ये थिंकर जो है इनका नाम है यहाँ पे हर्बर्ट साइमन। तो हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग को लेकर अपनी काफी बातें बताई थी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है उसको लेकर काफी चीजें बताई थी, और इसी के लिए उनको यहाँ पे नोबेल प्राइज भी मिला था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो हो जाएगा। चलिए तो सवाल है, द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्क। तो टेलर ने क्या क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे? तो टेलर ने आपकी टाइम स्टडी करी थी, फैटिग स्टडी करी थी, मोशन स्टडी करी थी। तो ये सारी स्टडीज उन्होंने करी थी अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो स्टडी है उसके दौरान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी स्टडीज टेलर ने परफॉर्म करी थी। अगला सवाल, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट की एसेंस किसे बोला जाता है, मैनेजमेंट की रूह किसे बोला जाता है? तो कोऑर्डिनेशन को बोला जाता है जी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। इन स्वॉट ओ स्टैंड्स फॉर। तो स्वॉट के अंदर एस आपकी स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी और टी आपके थ्रेट। तो ओ का मतलब हुआ अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। Which theory assumes that people are generally lazy and will avoid work and responsibilities? तो हमारे पास यहाँ पे मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को लेकर सवाल है। थ्योरी एक्स ये मानती है कि आपके वर्कर्स जो है कामचोर है, खुद से काम नहीं करना चाहते हैं, और यही चीज ये सवाल पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आप सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का लगा सकते हैं। चलिए सवाल है, मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यहाँ पे प्योर साइंस है, अप्लाइड साइंस है, आर्ट है, या फिर आर्ट एंड साइंस दोनों है? तो प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट में आर्ट और साइंस दोनों की खूबियां हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें से मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कॉपरेशन। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ये आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, और कॉपरेशन इसमें नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे आप ऑप्शन नंबर 4 मार्क कर सकते हैं। द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन हमें जो दी थी इट वाज गिवन बाय हर्सबर्ग। तो हर्सबर्ग की ये टू फैक्टर थ्योरी है जिसमें उन्होंने हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स की बात करी थी, और यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट ऑफ। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट करने वाले हैं। मटेरियल, मार्केट, मैन पावर, मशीन, ये ऑप्शन आपको दिए, और आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 3 मैन पावर का।
चलिए, तो यहाँ पे सवाल है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट इज। अभी कई सवाल मेरे को यहाँ पे लगता है उनकी इंग्लिश भी गड़बड़ है, इंग्लिश भी सही से फ्रेम्ड नहीं है। तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, प्रमोटिंग हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर वर्कर्स की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन रहेगी तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजों में उनका कंट्रीब्यूशन दिखेगा। प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बने रहेंगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। फ्रॉम द फॉलोइंग वन टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग इज। तो इनमें से कौन सी ट्रेनिंग की टेक्निक है वो आपको पहचाननी है। लेक्चर टेक्निक, डिस्क्रिप्टिव एवेल्युएशन टेक्निक, चेकलिस्ट टेक्निक और रेटिंग स्केल टेक्निक। सो माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से आपकी जो ट्रेनिंग की टेक्निक बचती है ना वो केवल ऑप्शन नंबर 1 में बचती है। लेक्चर जो है एक ट्रेनिंग का तरीका हो सकता है, बाकी आपके ट्रेनिंग के तरीके नहीं है, ये आप अपनी जॉब इवेल्युएशन वगैरह से जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है विच एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कौन सी एक्टिविटी आपकी नहीं जुड़ी हुई है? लेबर वेलफेयर, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज, काउंसलिंग, डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई काफी एक्टिविटीज इसके अंदर आ जाएंगी। एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट करना, उनको काउंसलिंग करना, उनका वेलफेयर, ये सब चीजें तो आएंगी आएंगी। अब ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज हो रही हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आप लिंक तो कर सकते हो, बट बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दे आर मोर रिलेटेड टू एचआरएम, और ये सेकेंड वाला इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। तो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना होता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एचआरएम इज रिलेटेड टू ओनली पर्सनल मैनेजमेंट, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, परसेप्शन, बोथ 1 एंड 2। तो एचआरएम की बात करते हैं तो उसमें पर्सनल मैनेजमेंट तो आ ही जाएगा, बाकी सब चीजें भी आती हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो 1 एंड 2 दोनों आ जाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स। जॉब डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज यहाँ पे आएगी? तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन ये दोनों अलग अलग होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जॉब को डिस्क्राइब करते हो कि ये जॉब कैसी होगी, और जॉब स्पेसिफिकेशन में आप जॉब को जो करने वाला है उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हो कि करने वाला कैसा होना चाहिए। तो अभी एजुकेशन जो है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ये सब चीजें आप जॉब स्पेसिफिकेशन से लिंक कर सकते हो, और जो जॉब लोकेशन आपके पास बचा उसे ही आप केवल जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक कर सकते हो। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सवाल है एचआरएम प्रोसेस इवेल्युएशन मॉडल डेवलप्ड बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इज 4C मॉडल, 6C मॉडल, 4T मॉडल और 6T मॉडल। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो एचआरएम का मॉडल दिया हुआ है उसमें बात की जाती है 4Cs की। 4Cs आपके पास है कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस, कॉन्ग्रुएंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो इसे 4Cs मॉडल भी कहा जाता है, और करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू प्रोवाइड्स। तो प्यारे दोस्तों, अगर रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू की बात करते हैं तो अगर कोई आपका प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है जिसको आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब देना चाहते हैं तो पहले आप उसको ना जॉब का प्रीव्यू दे देते हैं कि जो आपकी जॉब रहेगी ना उसके अंदर ये सब चीजें रहेंगी। तो आप उसको पूरा चीजें दिखाते हैं कि ये काम आपको करने पड़ेंगे, ऐसा आपका पूरा एनवायरमेंट रहेगा। आप उसे पूरा रियलिस्टिक तरीके से जॉब का एक प्रीव्यू दे देते हैं, आप उसको ट्रेलर दिखा देते हैं। जैसे पिक्चर से पहले आप ट्रेलर देखते हैं ना, और फिर डिसाइड करते हैं पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी। ऐसी एक जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है उसको हम एक रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू यहाँ पे दिखा देते हैं, और उसके बेसिस पे कैंडिडेट एक बेहतर डिसीजन ले सकता है कि जॉब करनी है या नहीं करनी। तो इसके अंदर आपको पॉजिटिव, नेगेटिव सारी जॉब की जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4 कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन वुड बी प्रोवाइडेड हियर। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर आपका इनिशियल स्टेप रहता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप हर किसी को नहीं गुजरने को बोलते, आप प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में ही कुछ जो बहुत ही अनडिजायरेबल से कैंडिडेट है उनको बाहर कर देते हैं। तो इसे और किस नाम से जानते हैं? सर्वे, कर्टेसी इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू या फिर इवेल्युएशन इंटरव्यू। तो मुझे लगता है शायद आपको 2 और 4 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा।
बट यहाँ पे करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, कर्टेसी इंटरव्यू, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप किसी का प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो कोई ऐसा पर्सन ले जो कि थोड़ा कर्टेसी से बिहेव करे. दैट पर्सन शुड बी पोलाइट, काइंड, कर्टियस एंड रिसेप्टिव. तो आपको बहुत ही ज्यादा ब्रूटल या इम्पेशेंट नहीं बनना है, एकदम से किसी को डांट के नहीं भगा देना है, तो आपको पोलाइटली बातें करनी है और पोलाइटली ये प्रिलिमिनरी इंटरव्यू आपको कंडक्ट करने होते हैं और इसीलिए इसे कर्टसी इंटरव्यू भी बोल दिया जाता है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा. चलिए अगला सवाल है, द टर्म इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉपरेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और जॉब क्लासिफिकेशन. अब यहाँ ऑल ऑफ द अबव करके तो कुछ है नहीं है. अगर 4 की जगह ऑल ऑफ द अबव होता तो शायद हमें कंफ्यूजन होता, बट अभी ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आपके जो लोग हैं, आम जनता है, वो देश की गवर्नेंस के अंदर भागीदारी दे. और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो आपके जो वर्कर्स हैं वो इंडस्ट्री के अंदर अपनी भागीदारी दें. तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इसे आप बोल सकते हैं. तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट इज अ. तो रिक्रूटमेंट जो है उसके अंदर हम जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करो, तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है. इसके ऑपोजिट जो सिलेक्शन होता है उसमें हम अनडिजायरेबल कैंडिडेट्स को निकाल देते हैं, तो सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है. तो रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव व्हाइल सिलेक्शन इज नेगेटिव. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2. चलिए तो यहां पे सवाल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड. तो HRM में क्या नहीं आएगा? जॉब इवेल्युएशन आएगा, बिल्कुल आएगा. परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आएगा. सेल प्रमोशन आएगा, नहीं, ये तो मार्केटिंग का पार्ट होता है. जॉब एनरिचमेंट भी आएगा. तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन नंबर 3 को. सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. चलिए अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज. तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके जो ग्राफिक मेथड है, चेकलिस्ट मेथड है, ग्रेडिंग मेथड है, ये तो पुरानी है. असेसमेंट बाय रिजल्ट मेथड की बात की जा रही है और ये थोड़ा सा कुछ नया सा नाम लग रहा है. हालांकि ज्यादा जानकारी तो इसकी कोई पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल नहीं है. बट रिजल्ट मेथड के अंदर ऐसा कुछ करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि इंप्लॉय जो है एक्चुअल में क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है, जो इंप्लॉय के अकम्पलिशमेंट है उससे हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ चेकिंग करते हैं. तो कुछ मॉडर्न सा तरीका है. बाकी 1 2 3 तो पक्का है कि पुराने हैं, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके भी ऑप्शन 4 का आंसर मार्क कर सकते हैं. चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू आर अनसिस्टमेटिक इंटरव्यू, सिस्टमेटिक इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस का. और कई बार इंटरव्यू पूरे सिस्टमेटिक तरीके से लिए जाते हैं. आपका एक पूरा स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया जाता है जो कि इंटरव्यू से पूछा जाएगा. और कई बार इंटरव्यू अनसिस्टमेटिक ढंग से लिए जाते हैं जिसमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता, कोई प्रॉपर आप एक सिस्टम से नहीं चल रहे होते, आप अपने ढंग से सवालों को पूछते हैं और आपके जो कैंडिडेट है उनको चेक करते हैं. तो सभी आपके इंटरव्यू के टाइप्स हो सकते हैं. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज. चलिए सवाल, इन विच सेंचुरी द इंपॉर्टेंट एंड ड्रास्टिक चेंजेस इन द एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ऐसा कई बार सवालों को पढ़ के लगता है कि सवाल थोड़े से ना अधूरे हैं, कुछ कंप्लीशन होना चाहिए सवालों का. चलिए फिलहाल ऑप्शंस है 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 16th सेंचुरी. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिले वो हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिले. और 20th सेंचुरी के अंदर इस पे काफी काम हुआ, काफी सारे लोगों ने अपनी इसके ऊपर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी. तो 20th सेंचुरी जो है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी की एरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड फॉर्म्स ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आर. तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है. इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट हो सकता है कि वो इंटीग्रेटेड हो, आपके बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ भी प्रॉपर इंटीग्रेटेड हो. एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बस एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन की फॉर्म में डिपार्टमेंट बना दिया. स्टाफ कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट, ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है. ये सारी बातें मैकफार्लैंड ने बोली थी, सभी तरीके से आपका एचआर डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव. अगला सवाल है, बुक मैनेजिंग पर्सनल वाज रिटन बाय. अब ये सवाल ना एक बुक को लेकर आपसे पूछ रहा है. तो जितने भी आपके ऐसे बुक्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, उसको किसने लिखा, कौन सी डेफिनेशन किसने दी, ऐसे सवाल आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स में काफी पूछे जा रहे हैं.
और ये जो किताब है प्यारे दोस्तों ये कैलहून ने लिखी थी और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। अगला सवाल है मेन कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस आर। तो प्यारे दोस्तों जो जॉब एनालिसिस करते हैं ना उससे हम दो चीजें निकालते हैं, एक निकालते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और एक निकालते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारी जॉब एनालिसिस के। तो करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। अगला सवाल है फर्स्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस इज। तो जॉब एनालिसिस का जो प्रोसेस होता है उसका यहां पे फर्स्ट स्टेप आपसे पूछ रहे हैं। प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, गैदरिंग ऑफ द फैक्चुअल मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन तो लास्ट में आएंगे, ये शुरू में नहीं आएंगे। एनालिसिस प्रोसेस का पहला स्टेप रहेगा कि आप जॉब से जुड़ी हुई जो फैक्चुअल जानकारी है, जो फैक्चुअल मटेरियल है, आप उसे इकट्ठा करें। तो गैदरिंग ऑफ द फैक्चुअल मटेरियल जो है ना वो यहाँ पे पहला स्टेप बनेगा जॉब एनालिसिस का। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है कमेंसमेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर आर। अब फिर मेरे को इंग्लिश कुछ गड़बड़ लग रही है। लग रहा है कि सवाल पूछ रहे कि सिलेक्शन प्रोसीजर कहां से शुरू होता है, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, टेस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। अब वैसे तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म्स और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू को पहले लेते हैं, बट यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट भी ऑप्शन में दे रखा है। तो सिलेक्शन से पहला काम होता है रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट के बाद ही आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और इन्होंने आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का दिया है। थोड़ा सा हो सकता है आपको ऑड लगे बट ये आंसर इन्होंने दिया है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सवाल है एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। फिर मेरे को अधूरा सवाल लग रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोशन, पार्ट टाइम एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। तो ये सवाल बेसिकली कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के ना दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से एक्सटर्नल कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा इंटरनल है, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रमोशन जो है उसके अंदर आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को आप इस्तेमाल करते हो, उन्हीं को प्रमोट करते हो हायर लेवल पे, तो एक इंटरनल सोर्स बनेगा और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए सवाल है सिलेक्शन पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ विच कंपनी पॉलिसी। तो सिलेक्शन पॉलिसी जो है वो कंपनी की किस पॉलिसी के अंदर आएगी, एम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रेटेजी। तो सिलेक्शन जो है वो आपका सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट से आप जोड़ सकते हो और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी ही बनेगा। चलिए सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ इंटरव्यू नहीं है, डिस्कशन इंटरव्यू, एग्जिट इंटरव्यू, प्लान्ड इंटरव्यू और सिस्टम इंटरव्यू। अब देखो एग्जिट इंटरव्यू तो होता है जब एम्प्लॉय एग्जिट करता है तो आप उससे पूछते हैं कुछ सवाल। प्लान्ड इंटरव्यू आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और डिस्कशन इंटरव्यू और सिस्टम इंटरव्यू हमारे पास बचते हैं। अब डिस्कशन इंटरव्यू जो है उसके अंदर कुछ ग्रुप डिस्कशन वाला इंटरव्यू हो सकता है। सिस्टम इंटरव्यू हमारे पास टर्म नहीं होती, सिस्टमेटिक इंटरव्यू टर्म होती है। तो अभी ये जो टर्म है ना इन्होंने सही से इस्तेमाल नहीं करी है और इसीलिए मुझे लग रहा है इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर 4 का तभी बताया। इस सवाल का जो आंसर हमें मिला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सिस्टम इंटरव्यू को इंटरव्यू का टाइप नहीं होता। अगला सवाल है डिफेक्ट्स ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड। तो इंटरव्यू जो है एक फुल प्रूफ मेथड नहीं है, इसके अंदर भी कुछ खामियां, कुछ डिफेक्ट होते हैं। कंडीशन रिएक्शन, तो हो सकता है कि जिस कैंडिडेट का आप इंटरव्यू ले रहे हो उसके जो रिएक्शंस है वो एक्चुअल निकल कर ना आए, दे माइट बी कंडीशनड। वर्बल डिफिकल्टीज, अब कई लोगों को वर्बली अपनी बातें एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत आती है और वो इंटरव्यू को सही से फेस नहीं कर पाते। ऐसी कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, नर्वस हो जाते हैं और सही से अपना बेस्ट नहीं दे पाते इंटरव्यू में। और ये सारे ही डिफेक्ट इंटरव्यू में देखने को मिल जाते हैं और करेक्ट आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव का यहाँ पे बन जाता है। अगला सवाल स्ट्रॉन्ग एंड वोकेशनल इंटरेस्ट एंड ब्लैंक टेस्ट आर रिलेटेड टू। इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास ना अलग अलग तरीके के सिलेक्शन टेस्ट होते हैं और उसमें से एक टेस्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट। इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय का कितना इंटरेस्ट है आपकी जॉब के अंदर। तो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को परखने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। और ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वोकेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपका इंटरेस्ट टेस्ट ही है बेसिकली और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंटरेस्ट टेस्ट ही यहाँ पे बनेगा। मुझे लगता है सवाल थोड़ा सा और बेहतर फ्रेम होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग एंड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट पूछ रहे हो किससे जुड़ा हुआ है, अब इसी के अंदर इंटरेस्ट टेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट से ही जुड़ा होगा।
तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। तो सवाल मेरे हिसाब से और बेहतर फ्रेम हो सकता था। अगला सवाल है, एम्प्लॉय अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब टू द लोअर जॉब इज कॉल्ड। तो आप अपनी जॉब से नीचे लोअर जॉब की तरफ जा रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी रेफर्ड टू एज डिमोशन। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। अगला सवाल, कैरियर प्लानिंग इज रिलेटेड टू। तो आप जो कैरियर की प्लानिंग करते हैं, तो आप ऐसी प्लानिंग करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने कैरियर में आगे बढ़ना है, हायर लेवल पोजीशन पे जाना है। तो हायर लेवल पोजीशन को आप जोड़ सकते हैं कैरियर प्लानिंग से। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी कैरियर प्लानिंग को ज्यादा जो एम्फोसिस दिया जाता है वो ऊपर की पोजीशंस पे ही दिया जाता है, ऊपर के कैरियर्स को लेकर ही, ऊपर की जो आपकी पोजीशंस हैं उनको लेकर ही यहाँ पे आपके जो सक्सेशन प्लान्स है वो भी बनाए जाते हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का ही बनेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग आर नॉट इंक्लूडेड। अब फिर मेरे को लग रहा है कि सवाल सही फ्रेम होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए था सवाल। पता नहीं कैसे इन्होंने बनाए हैं, इंग्लिश को इतना, इंग्लिश में इतना हाथ टाइट क्यों रखा है सवाल बनाते हुए। चलिए ऑप्शन है मोटिवेशन, ग्रीवियंस, प्रोसीजर, फीडबैक और प्रैक्टिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो ट्रेनिंग है, आप किसी इंप्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो उसके अंदर आपको इंप्लॉय को मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो और चीजें सीखे। आपको इंप्लॉय से प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी कि जो चीजें आप उसे ट्रेन करा रहे हैं उसमें उसमें उसको एक्चुअल में कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहा। और फीडबैक भी आएगा कि उसका जो ट्रेनिंग जो हमने उसको प्रोवाइड किया उसको लेकर इंप्लॉय का क्या फीडबैक है, ये सारी चीजें तो आएंगी। ग्रीवियंस प्रोसीजर को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता है, तो ग्रीवियंस प्रोसीजर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल, और यहां पे भी आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, अ प्रमोशन इज अ रीअसाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू अ जॉब ऑफ हायर रैंक हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट दी है ये डेल एस बीच ने दी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। तो अगेन डेफिनेशंस जो भी आ रही है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए, तो यहां पे सवाल है, लास्ट स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज। तो आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है कि आप जो आपके एम्प्लॉइज है उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, तो उसका लास्ट स्टेप क्या रहेगा? पोटेंशियल अप्रेजल, अफेक्टिव सुपरविजन, परफॉर्मेंस काउंसलिंग और एम्प्लॉय मोरल। अब देखो, अगर आप किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसका जो परफॉर्मेंस रहा ड्यूरिंग द ईयर उसे देखने वाले हैं, उसके बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं, और वो कंक्लूजन आपके जो एम्प्लॉय है उसके लिए रेलेवेंट होगा। आप अपने एम्प्लॉय को काउंसलिंग करेंगे कि कैसे वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। तो लास्ट में आपका काउंसलिंग आना चाहिए, और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही बनेगा। तो हो सकता है कि आपने कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेजेस याद ना किए हों कि कौन सा पहला कौन सा लास्ट, बट आप लॉजिकली सोच के भी अपना आंसर यहाँ पे लगा सकते हो। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, अ गुड ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी। अब मेरे को लगता है ना कि इन्होंने ना कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, कि सवाल भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना वो अधूरा अधूरा लग रहा है। अ गुड ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी ऑन इंडक्शन, ह्यूमन वैल्यू, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट। अब इसका जो आंसर दिया ह्यूमन वैल्यूज दिया, तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप पूरी लाइन पढ़ो, अ गुड ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी ह्यूमन वैल्यूज। अब ये लाइन बनी क्या? इस लाइन की कोई सेंस बनी क्या? बिल्कुल भी नहीं बन रही, बट ये आंसर इन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कुछ कहना तो ऐसा चाह रहे कि अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी ह्यूमन वैल्यूज पे बेस्ड होनी चाहिए, तो चलो अच्छी बात है, बट आप क्वेश्चन भी तो बेहतरीन तरीके से फ्रेम करें तो और अच्छी बात हो जाएगी। अगला सवाल, नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट इज रेफर्ड टू एज। तो यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे प्यारे दोस्तों यहाँ पे नाम दिया जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कि आपकी जो यूनियन है और आपकी जो मैनेजमेंट है वो बार्गेनिंग कर रहे हैं, मिलकर नेगोशिएशन कर रहे हैं, और इसे कलेक्टिव बार्गेनिंग का नाम यहाँ पे दे दिया जाता है। सवाल है जी, द आउटसाइड पार्टी हु इज ब्रॉट इन टू सेटल अ डिस्प्यूट एंड अथॉरिटी टू मेक अ डिसीजन इज कॉल्ड। तो अगर आपको कोई डिस्प्यूट है उसके अंदर बाहर वाले को लेकर आते हैं, उस बाहर वाले को नाम दिया जाता है आर्बिट्रेटर का, और ये प्रोसेस को आर्बिट्रेशन बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। सवाल है जी, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स। तो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी?
वेज और सैलरी का सर्वे, जॉब इवेल्युएशन, इंसेंटिव, तो ये सारी चीजें आपकी वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। तो कितनी वेजेस आपको जॉब के लिए देनी है वो जॉब इवेल्युएशन पे डिपेंड करेगा, और इंसेंटिव्स वगैरह भी सभी वेज और सैलरी के अंदर ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेपरेशन, तो ये लिख देते ना विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेपरेशन, या डैश ही डाल देते। सेपरेशन का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? ले ऑफ, रेजिग्नेशन, डिसमिसल और डिस्चार्ज, रेमेडियल ट्रांसफर्स। तो सेपरेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, तो हो सकता है वो ले ऑफ का केस हो सकता है रेजिग्नेशन का हो, डिसमिसल डिस्चार्ज भी हो सकता है, इसके अलावा डेथ भी है आपके पास सस्पेंशन भी है, रिट्रेंचमेंट भी है। पर रेमेडियल ट्रांसफर हमें नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, और वैसे भी जो ट्रांसफर है उसके अंदर सेपरेशन तो नहीं होता। ट्रांसफर के अंदर तो आप एक एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसके अंदर तो आप सेपरेशन कर ही नहीं रहे। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, रेमेडियल ट्रांसफर्स। चलिए अगला सवाल है, ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ मैन पावर इज कॉल्ड। तो आप एकदम से अपनी मैन पावर जो है उसे कम कर देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? टर्मिनेशन, रिट्रेंचमेंट, राइट साइजिंग और रिटायरमेंट। तो प्यारे दोस्तों इसका जो मीनिंग है दैट इज रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि आप एकदम से अपनी जो मैन पावर है उसे हटा रहे हो, रिट्रेंचमेंट इसे बोला जाता है। सवाल है, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। हु सेड दिस? तो ये किसने स्टेटमेंट दी है आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं। और प्यारे दोस्तों ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपको यॉर्डर ने दी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। अगला सवाल है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, जॉब का टाइटल आएगा, लोकेशन आएगा, उसकी ड्यूटीज आएंगी, पर जजमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। जजमेंट जो है वो जॉब को करने वाले के लिए आपको एक स्पेसिफिकेशन रखना है, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन एंड नॉट जॉब डिस्क्रिप्शन। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। इंडक्शन रेफर्स टू, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया पर्सन आता है तो उसकी इंडक्शन की जाती है, यानी कि उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, आपके लोगों से। तो इसे जो है आप मैच कर सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर 3 से, इंट्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड सिचुएशन से। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है, उनकी डेवलपमेंट से ही सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑपरेटिंग फंक्शन ऑफ एचआरएम? तो प्यारे दोस्तों आपके जो एचआरएम है ना उसके 3 तरीके के फंक्शन होते हैं। एक आपके होते हैं मैनेजरियल फंक्शन, तो मैनेजरियल फंक्शन में आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आ जाते हैं। जैसे आप ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग यहाँ पे देख रहे हो, दे आर ऑल मैनेजरियल फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन यानी कि जो कोर एचआर का काम है वो इसके अंदर आएगा। तो आप इंटीग्रेटिंग को इसे जोड़ सकते हो कि एचआर का ये की रोल है कि उसे इंटीग्रेट करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। एडवाइजरी होता है कि एडवाइस वगैरह देता है टॉप मैनेजमेंट को एचआरएम का फंक्शन। तो ऑप्शन 4 यहां पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सवाल है, कंपनसेशन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट में आपके इंसेंटिव्स भी आ जाएंगे, वेजेस, सैलरी भी आ जाएगी, और फ्रिंज बेनिफिट्स भी आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला सवाल, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एग्जामिन ईच एम्प्लॉइज स्किल एंड। तो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉइज के क्या स्किल्स हैं और क्या उनकी एबिलिटीज हैं। प्रॉपर्टी, एविडेंस और लाइफ तो आप आसानी से काट सकते हैं। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड्स। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या आएगा? चेक रिव्यूज डन बाय द सुपरवाइजर, reviews his performance in relation to the objectives and other behaviors, promote employees for self appraisal, all of the above। तो सारे ऑप्शंस को ना आप परफॉर्मेंस अप्रेजल से जोड़ सकते हो सकता है आपको कई ऑप्शन में कुछ ग्रामेटिकल एरर लग रहे हो, सेंस ना बन रही हो प्रॉपर, बट सभी परफॉर्मेंस अप्रेजल से आप जोड़ सकते हो कि आपके सुपरवाइजर जो आपका रिव्यू कर रहे हैं, सेल्फ अप्रेजल भी इसके अंदर आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है ऑब्जेक्टिव के रिलेशन में। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव ही बनेगा। चलिए अगला सवाल है, चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव आर।
तो इंडियन कंटेक्स्ट में एचआरएम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं? मिक्सिंग वर्कफोर्स, तो हमारी वर्कफोर्स मिक्स्ड है, यानी कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग कल्चर से आए हुए लोग हैं। चेंजेस इन द पर्सनल वैल्यूज ऑफ द वर्कफोर्स, तो अलग अलग वर्कर्स है और उनकी अलग अलग वैल्यूज भी होंगी, और वो वैल्यूज आपकी चेंज भी होती जा रही है। चेंजिंग लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लेवल में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। तो सभी को आप लिंक कर सकते हो एचआरएम के चैलेंजेस से। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द मेजर एक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर आपके एम्प्लॉइज आएंगे, आपकी मैनेजमेंट भी आएगी और आपकी गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज, सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। The function of attracting, acquiring and inducting human resources in an organization is called। तो भी इसे क्या बोला जाता है? सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन दे रखी है कि हम अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको एक्वायर भी कर लेते हैं, सिलेक्ट भी कर लेते हैं और फिर उनका इंडक्शन भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना आपके स्टाफिंग के अंदर आ जाती है, क्योंकि स्टाफिंग एक ब्रॉड टर्म यहाँ पे हो गया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन काफी स्पेसिफिक हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर बनेगा। स्टाफिंग के अंदर आपका अट्रैक्टिंग भी आ जाएगा, एक्वायरिंग भी आ जाएगा और इंडक्टिंग भी आ जाएगा। अगला सवाल है जी, द वर्ल्ड ऑफ लेबर बुक रिटन बाय। तो ये बुक किसने लिखी है आपसे पूछ रहा है। ये बुक आपकी जीडीएच कोल ने लिखी है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। ट्रेड यूनियंस आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्कर्स फॉर्म्ड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स बाय कलेक्टिव एक्शन। ये डेफिनेशन किसने दी है? अब जितनी भी डेफिनेशन है याद तो रखती पड़ेगी। ये डेफिनेशन आपकी वीवी गिरी ने दी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजेस हमसे पूछ रहे हैं। और सबसे पहले पॉइंट में रेम्युनरेशन बोला, सेकेंड में बोला गिवन आफ्टर फॉलोइंग द कंडीशंस ऑफ प्लानिंग, थर्ड में बोला पेबल फॉर द वर्क डन अंडर प्लानिंग। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड को लेकर कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि ये प्लानिंग वर्ड को लेकर कोई क्लैरिटी हो नहीं रही है। मुझे लग रहा है शायद वेज प्लान की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे दिया है। अगला सवाल एक फैक्चुअल सवाल है, टू विच सेक्शन द टर्म एम्प्लॉयर इज रिलेटेड अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो जो भी आपके एक्ट है सिलेबस के अंदर, उनके जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाले सेक्शन है वो आपको मालूम होने चाहिए। तो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो सेक्शन 2E है वो एम्प्लॉयर को डिफाइन करता है। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। तो जितने भी एक्ट है आपके सिलेबस में, आपको उनका जो इन फोर्स वाला डेट है वो याद होना चाहिए। और ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 मार्च 1948, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस इन द कंट्री, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के ये सभी ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे बनेगा। सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिलेट्स विद। तो सेक्शन 12 बेसिकली बात करता है कि ट्रेड यूनियन जो है उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा जिसपे सारा कम्युनिकेशन उसका होगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1। In which section the health related provision of factory workers are described in the Factories Act 1948। तो हेल्थ से जुड़े हुए जो आपके प्रोविजन है वो इंक्लूड किए गए हैं सेक्शन 11 से 20 के बीच में, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे बनेगा। Which of the following is considered as a factory? सिनेमा हॉल फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हुई है। ग्राउंडनट पीलिंग प्रोसेस, तो यहाँ पे कोई प्रोसेस हो रहा है और फैक्ट्री के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही होता है, और इसे आप फैक्ट्री बोल सकते हैं। प्लांटेशन और किचन को भी लेकर आप क्लैरिटी से नहीं कह सकते, बट हाँ ऑप्शन नंबर 2 में कोई प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, ग्राउंडनट पीलिंग का प्रोसेस है, और इसे हम फैक्ट्री में डाल सकते हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। सवाल है, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड ऑप्शंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द वेलफेयर प्रोविजंस इन द फैक्ट्रीज एक्ट? वेंटिलेशन, वॉशिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड अप्लायंसेस और कैंटीन्स। अब देखो, आपके जो वॉशिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड अप्लायंस और कैंटीन है ना, ये आपके वेलफेयर वाले प्रोविजन में मेंशन्ड है। और जो वेंटिलेशन वाला जो पार्ट है ना, ये आपका हेल्थ वाले चैप्टर में, हेल्थ वाले प्रोविजंस में कवर अप किया है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका बनेगा।
चलिए सवाल है जी, विच सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 डील विद इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट। तो इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट की जो बात है सेक्शन 24 में करी हुई है और 25 में फर्दर इलेबोरेट किया हुआ है। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। द स्ट्राइकर स्ट्राइक द वर्क विदाउट एनी प्रायर नोटिस, इसे क्या बोला जाएगा? तो अगर बिना नोटिस के स्ट्राइक किया जा रहा है तो इसे वाइल्ड कैट स्ट्राइक बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। द कॉजेज फॉर ले ऑफ इंक्लूड, तो आपके ले ऑफ के कॉजेज यहां पे क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस दिए, स्टॉक एक्यूमुलेशन, शॉर्टेज ऑफ कोल, ब्रेकेज ऑफ मशीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो ले ऑफ को डिफाइन करता है और ले ऑफ के अंदर बेसिकली आप टेम्परेरीली अपने वर्कर्स को हटा रहे हैं क्योंकि इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, स्टॉक एक्यूमुलेशन, कोल की शॉर्टेज, मशीन की ब्रेकेज, ये सभी कारण हो सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव यहां पे बनेगा। Which of the following conditions is in statement is incorrect for retrenchment? Job remains in case of retrenchment. In retrenchment, the relationship between the worker and the employer ends. तो retrenchment का मतलब होता है termination, आपने वर्कर को निकाल दिए तो रिलेशन एंड हो जाएगा और आपको रिट्रेंचमेंट के लिए बिल्कुल 1 महीने का नोटिस भी देना होता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट अ पर्सन सर्विस एज अ पनिशमेंट, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है। रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन जो दी है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, उसमें लिखा है कि रिट्रेंचमेंट मींस टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। तो इसे रिट्रेंचमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसे स्पेसिफिकली इंक्लूड किया हुआ है डेफिनेशन में, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है डेफिनेशन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 में भी एम्बिग्यूटी है बट ऑप्शन 4 को इन्होंने करेक्ट आंसर यहां पे दिया हुआ है और यही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। The reason for the need of Consumer Protection Act in India to prevent undesirable business practices, to increase the level of social life of the consumer, awareness of social responsibility, तो social responsibility भी आ जाएगा, undesirable business practices को रोकना भी आ जाएगा। Correct answer would be option number 4, all of the above. Total number of rights given to the consumers in the Consumer Protection Act, प्यारे दोस्तों 6 राइट्स यहां पे गिवन होते हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हमारा यहां पे बनेगा। अ पर्सन इज नॉट अ कंज्यूमर इफ, ऑप्शंस आपको दिए, हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज विदाउट फॉर अ कंसीडरेशन, बाइज गुड्स विदाउट कंसीडरेशन, यूज ऑफ द गुड्स, बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज। तो कंज्यूमर आप तभी बनते हैं अगर आपने गुड सर्विसेज किसी कंसीडरेशन के तहत लिए हैं। विदाउट कंसीडरेशन के केस में कंज्यूमर नहीं बनते, कंसीडरेशन का होना जरूरी है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बन जाएगा। चलिए तो सवाल है, सेक्शन 2J ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटेड टू। तो प्यारे दोस्तों जो आपका सेक्शन 2J है वो आपका वाइड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बन जाएगा। The object or consideration of an agreement is unlawful if it is forbidden by law, fraudulent, involves or implies injury to the person or property of another, all of the above. तो हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 बताता है कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होगा और उसमें ये सभी चीजें आ जाती है और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव का ही बनेगा। Which of the following is not legally mandatory for valid acceptance? तो आपको एक्सेप्टेंस अगर करनी है तो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक्सेप्टेंस हैज टू बी कंप्लीट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन इन द स्टिपुलेटेड टाइम इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सेप्टेड, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो जानी चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी डन बाय द पर्सन हु हैज द राइट ऑफ एक्सेप्टेंस, हाँ जिससे एक्सेप्टेंस मांगी गई है उसी की एक्सेप्टेंस चाहिए, किसी और की एक्सेप्टेंस से बात नहीं बनेगी। तो 3 वाला इनकरेक्ट हो जाएगा और यही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। In which section of the Indian Contract Act the definition of consent is given? तो सेक्शन 13 है प्यारे दोस्तों जो कंसेंट को डिफाइन करता है और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहां पे बन जाएगा। नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट इज, तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर हमारे पास कितने सेक्शन आते हैं? तो टोटल 33 सेक्शंस आते हैं और इसीलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट अप्लाई टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन? तो आपकी जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है तो उनको लेकर आपके ट्रेड यूनियन एक्ट में लिखा हुआ है कि उनके ऊपर कंपनीज एक्ट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट अप्लाई नहीं करेंगे और इसीलिए आपका जो आंसर यहां पे बनेगा इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3,
बोथ 1 एंड 2। चलिए मैच द फॉलोइंग का सवाल है। तो आपकी 4 ट्रेड यूनियन है और 4 उनके ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दे रखे हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो 1920 में बनी, और इसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो 1947 है, बीएमएस भारतीय मजदूर संघ 1955, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस 1970, और इसी के बेसिस पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? अ रजिस्टर्ड लेबर यूनियन बिकम्स अ कॉर्पोरेट बॉडी। तो आपकी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होगी तो एक अलग से बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। ट्रेड यूनियन परमानेंट या टेम्परेरी हो सकती है, और ट्रेड यूनियन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम अ फेडरेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियन। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। और अगर आप डेफिनेशन भी देखेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर ट्रेड यूनियन की, तो उसमें ये सारी बातें आ रही हैं कि टेम्परेरी परमानेंट भी हो सकती है, और इसमें आपका जो फेडरेशन है 2 और मोर ट्रेड यूनियन का वो भी इंक्लूड हो जाता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। According to the Wage Payment Act, which of the following is not considered as a deduction? Loss by suspension, loss due to demotion on lower post, loss due to stop salary increase for accommodation. अभी ये सवाल में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई लॉस हो रहा है एम्प्लॉय को फॉर अ गुड एंड सफिशिएंट कॉज रिजल्टिंग फ्रॉम विदहोल्डिंग ऑफ द इंक्रीमेंट और स्टॉपेज ऑफ द इंक्रीमेंट, रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट और टाइम स्केल, मतलब उसकी पोस्ट लोअर कर दी, डिमोशन कर दिया, या फिर सस्पेंशन, तो कहा इट शेल नॉट बी डीम्ड टू बी ए डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। तो सस्पेंशन, डिमोशन और स्टॉप सैलरी इंक्रीज, इनको डिडक्शन नहीं बोला गया है। बट यहाँ पे जो आंसर दिया ऑप्शन 4 का दिया कि अकोमोडेशन को डिडक्शन नहीं मान सकते हैं। तो मुझे इस सवाल में थोड़ा सा एम्बिगुइटी, थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से तो नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए था। आपको कुछ और लग रहा है इस सवाल के बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? आप मेरे साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। चलिए यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936? तो आपकी जो वेजेस है उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो वेजेस की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें कहा कि सैलरी और अलाउंसेस सभी आ जाते हैं उसके अंदर, और इसके अंदर ग्रेचुटी और हाउस अकोमोडेशन को एक्सक्लूड किया गया है। तो ग्रेचुटी और रेजिडेंशियल फैसिलिटी को एक्सक्लूड कर दो, डियरनेस अलाउंस आ जाएगा क्योंकि सभी अलाउंसेस इसमें आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही बनेगा। तो यहां पे सवाल है, when the consideration or object of an agreement is partially illegal then the agreement becomes completely। तो अगर आपका कोई भी एग्रीमेंट है उसका कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट इलीगल हो रहा है, तो उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द एग्रीमेंट इज डिफाइंड? तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो है वो हमें सेक्शन 2H में दे रखी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बन जाएगा। सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग गुड? और इसमें तो आंसर शायद आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जब गुड्स की बात करते हैं तो उसे 3 में क्लासिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर आपके स्पेसिफिक असर्टेन और अनअसर्टेन गुड्स हो सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टिजेंट गुड्स इसके अंदर नहीं आ रहे, वो अलग से आते हैं, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। सेल बाय डिस्क्रिप्शन इज विच टाइप ऑफ स्टिपुलेशन? ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। तो अगर आप किसी को डिस्क्राइब करते हो और वो डिस्क्राइब जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसके बेसिस पे आपको कोई सामान बेच रहा है, तो इट इज इंप्लाइड कि जो डिस्क्रिप्शन है उससे सामान मेल खाना चाहिए। तो ऐसा इंप्लाइड कंडीशन रहता है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए सवाल है, इन सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर व्हेन गुड्स आर। तो अगर अनअसर्टेन गुड्स है तो उनको असर्टेन करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा कि ये वाले गुड्स इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेंगे, दोनों चीजें होंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। हैंडिंग ओवर ऑफ द कीज ऑफ द वेयर हाउस इन विच गुड्स आर लाइंग बाय सेलर टू द बायर मीन्स। तो हमारे पास डिलीवरी अलग अलग टाइप की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर बार सामान की एक्चुअल में डिलीवरी हो, आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है, जैसा कि ये वाला केस हमें दिया हुआ है जिसमें आपने केवल गोदाम की चाबियां हैंड ओवर कर दी, तो आपने सिंबॉलिकली डिलीवर कर दिए गुड्स। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीमेंट टू सेल? तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल इनमें डिफरेंस होते हैं।
कहा गया सेलर कैन ओनली सबमिट अ सूट फॉर डैमेजेस। तो अगर आपकी सेल हो चुकी है तो प्राइस और डैमेजेस दोनों के लिए कर सकते हो, बट अगर एग्रीमेंट टू सेल है, अभी सेल नहीं किया, तो केवल डैमेजेस के लिए आप सूट फाइल कर सकते हो। और अभी यहाँ पे ओनरशिप जो है वो सेलर से बायर पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी सेलर के पास ही ओनरशिप है, तो वो रीसेल कर सकता है। गुड्स आपके एग्जिस्टिंग भी हो सकता है, कॉन्टिजेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूचर में एग्जीक्यूट होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और अभी यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी आप लगा सकते हो, लगाना चाहो तो इट इज कंडीशन फ्री कहना गलत हो जाएगा। और फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे पूरा होता है, और कंडीशनल सेल इसे बोला जाता है। और कंडीशन फ्री वाली जो लाइन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। The Companies Act 2013 applies to which of the following entities? Insurance company, company governing a special act, incorporated corporation body. अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 आपको कहता है कि आपका ये जो है ना सभी कंपनीज पे लगेगा, सभी कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लगेगा, बट अगर किसी के लिए कोई स्पेशल कानून है तो स्पेशल कानून में जो स्पेशल बातें लिखी हुई हैं वो उस स्पेशल कंपनी के लिए भी अप्लाई करेंगी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी का एक अलग से कानून भी बना हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट भी बना हुआ है, तो इंश्योरेंस एक्ट वाली बातें भी इन पे अप्लाई करेंगी और कंपनीज एक्ट वाली भी अप्लाई करेंगी, ऐसा यहाँ पे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। और अगर कोई बात ऐसी है जो कंपनीज एक्ट में कुछ और है और इंश्योरेंस एक्ट में कुछ और है, तो इंश्योरेंस एक्ट वाली बात इन पे लागू करेगी। तो ये सभी पे आपका कंपनीज एक्ट एक बार तो लागू हो ही जाता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव आपका बनेगा। सवाल है जी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिन? तो एक कंपनी के लिए डिन बहुत जरूरी है, जो कंपनी के डायरेक्टर साहब होते हैं उनको लेना पड़ता है डिन नंबर। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। Which funds may be utilized by a company for purchasing its own shares? तो बाय बैक के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हो जी? तो बाय 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 बैक करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, फ्री रिजर्व्स का, या फिर आप फ्रेश जो आपका सिक्योरिटीज का इशू है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसीलिए करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4 आंसर यहाँ पे बनेगा। एक्ट्स हिल टू बी ऑपरेसिव। अब यहाँ पे ना हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर सेक्शंस हैं कुछ जो कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट से डील करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो फिर आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन डालोगे, अरे इस कंपनी को देखो, इस पे ध्यान दो। और ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी कि आपका जो एक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो ज्यादा रिस्की हैं, आप मेमोरेंडम के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आप जो है कंपनी की जो ऑपरेशन में जनरल प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए वो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें ऑपरेशन में आ ही जाएंगी, जनरल सी बातें हैं सारी। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव आपका आंसर बनेगा। Which statement is false regarding dissolution of a company? A company dissolution order can be placed before the winding up order. तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ना ध्यान रखना कि पहले कंपनी वाइंड अप होती है, और वाइंड अप हो जाने के बाद देखो कंपनी के सारे एसेट्स वगैरह बेचे जाते हैं, लायबिलिटीज को चुकाया जाता है, और कंपनी का जब सारा काम धंधा वाइंड अप हो जाता है उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसे खत्म कर दिया जाता है, कंपनी की लाइफ को एंड कर दिया जाता है। तो पहले वाइंडिंग अप होगा और फिर आपका डिसोल्यूशन यहां पे होगा। ठीक है जी, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो जाता है। ये कहता है पहले डिसोल्यूशन होगा बाद में वाइंडिंग अप होगा, तो ऐसा नहीं है, उल्टा सीक्वेंस बता रहे हैं, तो 1 ही गलत हो गया, बाकी आपके सही हो जाएंगे पॉइंट्स यहाँ पे। और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 ही यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी होगा, सब्सक्राइबर ऑब्जेक्ट क्लॉज ये आपको देखने को मिलेंगे, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लोज नहीं होता है कोई, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन? तो हमारे पास अलग अलग टेबल्स में इनके फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा टेबल गलत है आपको ये बताना है। तो टेबल एफ कह रहा है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए, ये बिल्कुल ठीक है। टेबल एच कह रहा है कि लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये भी बिल्कुल सही है। टेबल आई कह रहा है गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो इसमें गलत हो गया क्योंकि ये अनलिमिटेड कंपनी के लिए होता है और इन्होंने यहाँ पे लिमिटेड लिख दिया, तो इसलिए टेबल आई वाला जो है ना गलत हो गया, ये आंसर बनेगा। बाकी टेबल जी आपका यहाँ पे जो अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाता है।
चलिए सवाल है, अ प्रोस्पेक्टस व्हिच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इज नोन एज। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रोस्पेक्टस देखने को मिलते हैं, और हमारे पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें आपकी प्राइसेस को लेकर डिटेल नहीं होती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पे बनेगा। Which of the following traces the characteristic of share? Share is movable property. After the issue, share comes in the definition of goods. Both above, none of the above. तो शेयर्स को नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टी बोल ही दिया जाता है, इसे ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सवाल अजीब लगा, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे बनेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज अ टाइप ऑफ सेक्रेटरीज मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग या फिर ऑडिटर मीटिंग। तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं की मीटिंग हो सकती है। एक तो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ये साल के एंड में होती है। तो अगर आपको बीच में वैसे कोई मीटिंग करनी है तो फिर ईजीएम होगी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तो होगी शेयर होल्डर्स की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बनेगा। Which of the following statement is included in the report of the board of director? तो जो डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है उसमें क्या चीजें आएंगी? नंबर ऑफ मीटिंग्स हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, स्टेटमेंट ऑफ लोन, स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपकी डायरेक्टर की रिपोर्ट में आ जाएंगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे बन जाएगा। The formal written record in physical or electronic form of the proceedings of any meeting is called। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो भी कंपनी की मीटिंग चल रही होती है उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, जो बातें वहां पे डिस्कस हो रही है उनको नोट डाउन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा बनेगा। नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी गिवन विद इन अ पीरियड नॉट लेस देन। अब देखो कंपनी के केस में ना अभी स्टैट्यूटरी मीटिंग वाला प्रोविजन 2013 वाले एक्ट में तो कोई है नहीं है। वैसे भी अगर कंपनी जनरल मीटिंग का नोटिस देती है तो उसमें 21 दिन का समय है, तो 21 डेज इसका जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाएगा। Within how many days each company has to call the first meeting of its board of directors from the date of incorporation of the company? तो पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंपनी को विद इन 30 डेज करनी होती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सवाल है जी, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज रिलेटेड विद फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अपवर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हमारा जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है इट इज बेसिकली अनदर टर्म विच इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमारी जो अनऑफिशियल कैजुअल कन्वर्सेशन रहती हैं, हमारी जो फ्रेंड सर्कल वाली कम्युनिकेशन रहती है, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, फिल्टरिंग इज अ कम्युनिकेशन बैरियर विच इज रिलेटेड विद मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डन बाय रिसीवर, डिकोडर, सेंडर या फिर इनकोडर। अब देखो ऑप्शंस ना यहाँ पे बढ़िया तरीके से फ्रेम्ड नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से रिसीवर और डिकोडर एक हो जाएगा, सेंडर और एनकोडर भी एक ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन सही तरीके से फ्रेम्ड नहीं है। बट जो फिल्टरिंग होता है, फिल्टरिंग एक कम्युनिकेशन बैरियर है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका जो सेंडर है इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करता है रिसीवर को देने से पहले। जैसे लेट सपोज कोई ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो आपने अपने पेरेंट्स को बतानी है या फिर अपने पार्टनर को बतानी है, और उसमें कुछ गलती आपसे हुई है। तो आप इस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से जानकारी देंगे कि आपके ऊपर ब्लेम कम से कम आए। आप उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से फिल्टर करेंगे कि लगे गलती आपकी नहीं थी, सिचुएशन की थी या फिर किसी और थर्ड पार्टी की थी। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन बैरियर है इसे सेंडर से जोड़ा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सेंडर का बनेगा। चलो अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, उसके अलग अलग कॉजेज होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर वाली कैटेगरी में नहीं आएगा? देखो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से जुड़े होंगे, साइकोलॉजी से जुड़े होंगे। तो आपको पहचानना है कौन सा इसके अंदर नहीं आएगा। मोनोटनी, ईगो डिफेंसिवनेस, स्टेटस को, स्किल ऑब्सोलेसेंस, इनमें से आपको चूज करना है। अब देखो यहाँ पे मोनोटनी को, ईगो को, आपके स्टेटस को, ये कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से, साइकोलॉजी से लिंक कर सकते हो। बट आपके जो स्किल्स होते हैं, जो आपका स्किल सेट है,
इसको साइकोलॉजी से लिंक नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली आपका एक टेक्निकल फैक्टर यहाँ पे रहेगा, ना कि साइकोलॉजिकल फैक्टर। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। Coming to the next question, which one of the following Maslow's needs does not come under maintenance factors proposed by Herzberg? देखो, जो हमारी हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है, उसमें उन्होंने कुछ हाइजीन फैक्टर्स की बात करी है, कुछ मोटिवेटर्स की बात करी है। तो ये मेंटेनेंस वाले जो फैक्टर्स है, बेसिकली आपके हाइजीन फैक्टर्स की ही यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर्स के अंदर नहीं आएगा, कौन सा मोटिवेटर वाली कैटेगरी में आएगा। देखो, जो भी आपके सोशल नीड्स है, सिक्योरिटी नीड्स है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है, एज पर मैस्लो थ्योरी, आप उन्हें हाइजीन फैक्टर्स में डाल सकते हो। बट जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स हैं, वो आपकी मोटिवेटर वाली कैटेगरी में आएंगी एज पर दी हर्सबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का हमारे पास बन जाएगा। तो मैस्लो और हर्सबर्ग का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नीड्स कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे आती हैं। चलो जी, अगला सवाल है, रेड टेपिज्म अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो रेड टेपिज्म आप समझते हैं, लाल फीताशाही, कि आपकी जो फाइल्स होती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो लाल फीते के अंदर बंद ही रहती हैं, खुलता ही नहीं फीता, उन पे काम होता ही नहीं है। स्टार्टिंग अ बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट्स, अडॉप्टिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वर्किंग फॉर रेम्यूनरेशन, गेटिंग परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज एट एवरी स्टेज। तो क्लियरली आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है कि सरकारी दफ्तरों में फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे घूमती रहती है और यहाँ पे काम नहीं होता है, आपका काम लटका रहता है। और इसे रेड टेपिज्म यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जाता है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, एक्सेसिव गवर्नमेंट हिंड्रेंसेस विद रिगार्ड टू योर बिजनेस। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऑप्शन नंबर 4 जो है उसे आंसर बना देता है। चलिए, तो भी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, एन ऑर्गेनाइजेशन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस इज एक्सप्लेन्ड इन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, ये आपको किस चीज में एक्सप्लेन किया जाता है? मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स? देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको कंफ्यूजन केवल मिशन और विजन में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स तो आपके बाद में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं विजन की, तो विजन बेसिकली हमारी फ्यूचर विजन होती है कि फ्यूचर में हम कहां जाना चाहते हैं, फ्यूचर में हम कहां अपने आप को देख रहे हैं, तो ये विजन होती है आपकी। बट अगर हम बात करें प्रेजेंट की, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, हमारा कोर पर्पस क्या है, क्या इंटेंशन है हमारे एग्जिस्टेंस में आने का, तो ये हमें मिशन स्टेटमेंट को देखकर पता चलता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, द कंसेप्ट ऑफ TQM। TQM बेसिकली आपके पास क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये वाला जो कंसेप्ट है, इट वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन विच कंट्री बाय डेमिंग एंड जुरान? अमेरिका, जापान, रशिया और चाइना। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो फंडा है, वो यहाँ पे हमारे पास डेमिंग और जुरान ने पहले इंट्रोड्यूस किया था जापान के अंदर। जापान के अंदर आपका वर्ल्ड वॉर के बाद काफी सही इंडस्ट्रियल सक्सेस हमें देखने को मिली, और उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारे कंसेप्ट ही रिस्पॉन्सिबल थे। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जापान का बनेगा। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये सवाल हमारे पास है, अ टीम्स कलेक्टिव बिलीफ दैट दे कैन सक्सीड एट देयर टास्क्स इज नोन एज। तो एक टीम का बिलीफ कि जो काम वो कर रहे हैं उसे वो सफलतापूर्वक कर पाएंगे, वो सक्सीड हो जाएंगे, इसे क्या बोला जाएगा? टीम यूनिटी, टीम आइडेंटिटी, टीम एफिकेसी या फिर टीम कोहेशन? देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस वाले वर्ड से ही आपका एफिकेसी वाला जो वर्ड है वो जुड़ा है, यहीं से निकल कर आया है। इफेक्टिव का मतलब आप सभी जानते होंगे, इफेक्टिव का मतलब है कि आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसे अकम्प्लिश कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। और ये एफिकेसी का मतलब भी यही होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग इफेक्टिव। तो आपका जो टीम एफिकेसी है, वो कहीं ना कहीं यही डिनोट करता है कि आपकी जो टीम है वो अपने गोल्स को, अपने टास्क को पूरा कर लेगी। करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप? तो लीडरशिप की अलग अलग थ्योरीज हैं हमारे पास, बिहेवियरल थ्योरीज हैं, सिचुएशनल थ्योरीज हैं, ट्रेड थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। ब्लेक एंड मॉर्टन लीडरशिप ग्रिड, ट्रेड स्टडीज,
ओहायो स्टेट स्टडीज, मिशिगन लीडरशिप स्टडीज। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली आप अपना आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 का आंसर जो है यहाँ पे बनेगा। ट्रेड स्टडीज हमारी बिहेवियरल थ्योरी के अंदर नहीं आएंगी। हमारी जो ट्रेड स्टडीज हैं वो बेसिकली बताती हैं कि कौन से पर्सनालिटी के ट्रेड्स आपको लीडर बना देंगे, तो ये बिहेवियर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई नहीं है। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, situations in which individuals are required to define right and wrong conduct is known as। तो देखो, ऐसी सिचुएशंस जहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, एथिकल डिलेमा एंड चॉइसेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, गलत और सही की पहचान अगर आपको करनी पड़ रही है तो आप कहीं ना कहीं एक डिलेमा में है, आप एथिकल डिलेमा में है। आपको चॉइस करना है कौन सी चीज आपको करनी है, कौन सा एथिकली राइट होगा, कौन सा एथिकली रॉन्ग होगा। तो क्लियरली आंसर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटल एबिलिटी टू डायग्नोज एंड एनालाइज कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इज कॉल्ड टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल या फिर मैकेनिकल स्किल्स। तो देखो जी, हम बात करते हैं कि हमारे अलग अलग मैनेजरियल लेवल्स पे हमें अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और सबसे टॉप मैनेजमेंट जो हमारी होती है उसके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को डायग्नोज करे, एनालाइज करे और अपना डिसीजंस ले सके। और ऐसे स्किल्स जो टॉप मैनेजमेंट के पास होने चाहिए उन्हें बोला जाता है कंसेप्चुअल स्किल्स। उन्हें कंसेप्चुअल स्किल्स बोला जाता है। टेक्निकल स्किल्स बेसिकली आपके लोअर लेवल पे ज्यादा काम आते हैं। ह्यूमन स्किल्स कहीं ना कहीं सभी लेवल्स पे रेलेवेंट रहते हैं। फिलहाल यहां पे जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्किल्स ऑफ अ मैनेजर दैट इंक्लूड वर्किंग विद अदर पीपल एमिएबली, हैविंग ट्रस्ट एंड जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट विद देम इज कॉल्ड। तो मैनेजर का ऐसा स्किल कि वो बाकी लोगों के साथ बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, तो ऐसे स्किल को क्या नाम यहां पे आप देने वाले हो? कंसेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल या फिर डायग्नोस्टिक स्किल। देखो जी, यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना है, तो क्लियरली इंटरपर्सनल स्किल्स की बात यहाँ पे हो रही है, ह्यूमन स्किल्स की बात यहाँ पे हो रही है। करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड द ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास जब हम क्लासिकल थ्योरीज की बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि साइंटिफिक थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम भी आ जाते हैं। पीटर एफ ड्रकर, मैक्स वेबर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो। अब ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है वो आपको याद रखना है, मैक्स वेबर से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर अपने पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का यहां पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरपर्सनल मैनेजरियल रोल्स आइडेंटिफाइड बाय हेनरी मिंट्सबर्ग आर। तो देखो, जब हम हेनरी मिंट्सबर्ग की बात करते हैं तो इन्होंने 10 मैनेजरियल रोल्स हमें दिए हैं, और इन 10 मैनेजरियल रोल्स को भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 3 के अंदर। इसके अंदर इनके कुछ हैं इंटरपर्सनल रोल्स आपके, कुछ आपके हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स और कुछ आपके हैं डिसीजनल रोल्स। इस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। तो अगर हम इंटरपर्सनल रोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी लिस्ट बनने वाली है, आंसर बनने वाली है, वो आपको बताना है। नेगोशिएटर, रिसोर्स एलोकेटर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन, लीडर, लाइजन, फिगर हेड, प्लानर, डायरेक्टर, कंट्रोलर। देखो जी, यहां पे आपके पास जो लीडर, लाइजन और फिगर हेड ऑप्शन नंबर 3 है, ये क्लियरली हमारे इंटरपर्सनल मैनेजरियल रोल्स को डिनोट करता है, और इसीलिए अपने पास जो आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। Coming to the next question, the management function that is related to development of goals is। कौन से मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर आप अपने गोल्स को डेवलप करते हो? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग। देखो, आपके जो गोल्स हैं वो बेसिकली कौन से मैनेजमेंट फंक्शन से जुड़े हुए हैं? वो प्लानिंग से जुड़े हुए हैं। आप जब प्लान करते हो तो आप अपने गोल्स वगैरह डिसाइड करते हो, अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब चीजें डिसाइड करते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का क्लियरली बन जाएगा। Coming to the next question, the academic study of body motions, including gestures, facial configurations, and other movements, is referred to as kinetics, proxemics, kinesics या phonemics। तो देखो जी, यहाँ पे
आपका ये जो सवाल है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और उसमें से एक होता है आपका बॉडी मोशंस, बॉडी मूवमेंट्स, और इसकी जो स्टडी है उसे नाम दिया जाता है काइनेसिक्स। तो करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। Coming to the next question, how many principles of management were proposed by Henry Fayol? तो हेनरी फ्योल हमारे पास फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है और 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इन्होंने प्रपोज किए थे। तो क्लियरली आंसर हमारे पास यहां पे ऑप्शन नंबर 3 14 का बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a management principle that establish a linear flow of communication in an organization from a chain of supervisors from the top management to the person working in the lowest rank। तो एक लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात चल रही है कि ऊपर से नीचे, नीचे फिर ऐसे नीचे, तो ऐसे टॉप से बॉटम एक लीनियर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे चल रही है जी। तो कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर ये बात आती है? गैंग प्लैंक, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो जी, यहां पे बेसिकली एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है और ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन को स्केलर चेन बोला जाता है। ये हमारे हेनरी फॉल से जुड़ा हुआ एक प्रिंसिपल है। स्केलर चेन इसे यहां पे बोला जाता है जी। इसमें टॉप से बॉटम तक आपके सारे चेन के अंदर एक सुपरवाइजर्स की चेन बन जाती है, किस हिसाब से कम्युनिकेशन होने वाला है एक से दूसरे के बीच में। और ये जो गैंग प्लैंक है ये भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रिंसिपल का पार्ट है। बट यहाँ पे जो आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। Coming to the next question, the principle according to which an employee should receive all instructions about a particular work from only one superior is called as। तो ऐसा प्रिंसिपल जो आपको कहता है कि एक एम्प्लॉय को जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए वो एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदे के दो बॉस हों, दो लोग एक बंदे को ऑर्डर दे रहे हों, उस केस में वो बंदा कंफ्यूज रहेगा। ये वाला कौन सा प्रिंसिपल है आपको ये बताना है। सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, इनमें से आपको यहां पे चूज करना है। तो प्यारे दोस्तों, क्लियरली ये हमारा यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हु कैन बी मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। तो एक सुपीरियर, एक बॉस कितने सबऑर्डिनेट्स को, कितने जूनियर्स को अपने अंदर संभाल सकता है, मैनेज कर सकता है, इसे क्या बोला जाएगा? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कमिटमेंट या फिर लीडिंग। तो क्लियरली ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल का डेफिनेशन है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको बताता है कि एक बॉस कितने सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पे मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंडर अफेक्ट्स मैसेज एनकोडिंग एंड डीकोडिंग। तो बताइए इनमें से सेंडर का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो मैसेज की एनकोडिंग और डीकोडिंग को इफेक्ट करेगा। तो सेंडर मैसेज को किस तरीके से बना रहा है, एनकोड कर रहा है, उस चीज को इफेक्ट करेगा, ये आपको बताना है। स्किल एंड नॉलेज, नॉलेज एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम, स्किल एंड एटीट्यूड, स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज एंड सोशियो कल्चरल सिस्टम। अब देखो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सही लगेंगी कि हाँ, सेंडर का स्किल जो है, उसकी नॉलेज जो है, उसका एटीट्यूड जो है, उसका सोशियो कल्चरल सिस्टम यानी कि कैसी सोसाइटी, कैसे कल्चर से वो आ रहा है, ये सारी चीजें उसके मैसेज एनकोडिंग को अफेक्ट करेंगी। वो किस तरीके से मैसेज को फ्रेम करेगा, ये इन सारी चीजों पर निर्भर है। और इसीलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो क्लियरली ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, which theory of management ignored the social needs of the workers? तो हमारे वर्कर्स की जो सोशल नीड्स रहती हैं उनको कौन सी मैनेजमेंट की थ्योरी ने इग्नोर कर दिया? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर थ्योरी, एल्टन मायोस थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी। देखो जी, हमारे पास जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी थी, आप जानते होंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर से ये आपकी थ्योरी जुड़ी हुई है। उन्होंने वर्कर्स को केवल एक जरिया समझा अपना काम निकालने का, काम पूरा करने का। उन्होंने वर्कर्स की सोशल नीड्स के ऊपर कोई एम्फेसिस नहीं दिया। एल्टन मायो जो हमारी थ्योरी थी, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स थे,
ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जिसे बोला जाता है, वहां पे कहीं ना कहीं वर्कर्स की सोशल नीड्स को रिकॉग्नाइज किया गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ने तो वर्कर की नीड्स को पूरा का पूरा इग्नोर किया, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। Coming to the next question, which one of the following is not a part of organizing function of management? तो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग में कौन सा नहीं आएगा? डिफाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉइज, असाइनिंग टास्क टू टीम। अब देखो यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है वो प्राइमरली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही जुड़ा होता है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पोजीशंस होने वाली हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रहने वाला है, किस तरीके का रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहने वाला है, कौन सी पोजीशन पे क्या अथॉरिटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है, और ये सारी चीजें हमारे स्टाफिंग फंक्शन से ज्यादा जुड़ी हुई हैं रेदर देन ऑर्गेनाइजिंग। तो क्लियरली मेरे पास जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। ये क्लियरली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर नहीं आएगा, ये क्लियरली आपका स्टाफिंग के अंदर ही आएगा। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Coming to the next question, the formal and legitimate right of a manager to make decisions, give orders, and allocate resources is known as accountability, power, authority, responsibility। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो आपके मैनेजर का एक फॉर्मल और लेजिटिमेट राइट होता है कि वो डिसीजंस ले सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकता है, दिस इज बिकॉज कि वो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे उसके पास कुछ अथॉरिटी है। अथॉरिटी और पावर कहीं ना कहीं अलग अलग हो जाती हैं। पावर आपकी इनफॉर्मल भी हो सकती है बट अथॉरिटी फॉर्मल ही होगी। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कुछ शक्ति की, कुछ अथॉरिटी की, राइट की बात हो रही है। और क्लियरली मेरे पास जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, from the options below, which one contains all the management functions? तो आपको बताना है जी कौन से ऑप्शन के अंदर सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस आ जा रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आता है। और अगर आप ऑप्शंस पे एक बार नजर डालेंगे तो ये चीज क्लियरली हमें देखने को मिल रही है जी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। हालांकि यह डायरेक्टिंग नहीं है, लीडिंग है, तो लीडिंग और डायरेक्टिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया। तो करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए सवाल है जी यहाँ पर, a systematic process of gathering and analyzing information about a job to determine its activities, responsibilities and importance to other jobs is called as। तो आप एक जॉब के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? क्योंकि आपको डिटरमाइन करना है कि इस जॉब पे क्या काम होगा, क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। तो आप उस जॉब का पूरा एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको एनालिसिस करना है, और ये जॉब एनालिसिस का आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। चलिए सवाल है, द अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी रिलेटेड विद जॉब सेटिस्फेक्शन वाज डेवलप्ड बाय। तो देखो जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, और यहाँ पे जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं वहां पे सीधे सीधे सवाल ही यूजुअली देखने को मिल जाता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। फिलहाल जो अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी आपको दी है वो एफ.जे. लैंडी ने दी है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, द डिग्री टू विच अ पर्सन identifies with a job, actively participates in it, and considers performance important to self-worth is called as। ऑप्शन है जॉब एनरिचमेंट, जॉब एम्पावरमेंट, जॉब एंगेजमेंट या फिर जॉब इन्वॉल्वमेंट। अब देखो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट या एम्पावरमेंट तो ये है नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि एक पर्सन जॉब के साथ आइडेंटिफाई करता है, उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और ये मानता है कि अगर मैं इस जॉब पे अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरी सेल्फ वर्थ और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपका कंफ्यूजन शायद ऑप्शन नंबर 3 और 4 में हो रहा होगा। देखो जॉब एंगेजमेंट आपकी टर्म वैसे इस्तेमाल नहीं होती है, आपकी जो टर्म इस्तेमाल होती है एम्प्लॉय एंगेजमेंट होती है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन से कितना ज्यादा एंगेज्ड है।
और जॉब इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा और हाई लेवल चली जाती है। इसके अंदर आपके जो एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है ना, वो एक्टिव हमें देखने को मिलता है कि एक्टिवली एम्प्लॉय काम के अंदर पार्टिसिपेट करता है और अपनी जॉब के साथ आइडेंटिफाई करता है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जॉब इन्वॉल्वमेंट का बनेगा। प्यारे दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है, हु प्रपोज्ड द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल फॉर जॉब डिजाइन। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल किसने दिया? सीधा सीधा फैक्चुअल सवाल है और ऐसे फैक्चुअल सवाल बहुत सारे देखने को मिलते हैं स्टेट लेवल एग्जाम्स के अंदर। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है हैकमैन एंड ओल्डहैम। इन्होंने आपको जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल दिया जिसके हिसाब से आप अपनी जॉब को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें जो जॉब की डायमेंशंस होती हैं, स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक, ये सभी आपके मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन को अफेक्ट करती हैं। और यही सब चीजों को अकाउंट फॉर करते हुए इन्होंने एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया था। Coming to the next question, which one of the following approaches helps applicants in deciding to participate in the recruitment and selection process? Options हमारे पास हैं, realistic job previews, job compatibility questionnaire, employee leasing या फिर temporary employment। अब देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एप्लीकेंट्स की कि उन्हें डिसाइड करना है कि वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें या ना करें, या फिर मैं सिंपली बोलूं कि एप्लीकेंट है, उसे डिसाइड करना है मैं इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूं या ना करूं, ये जॉब मेरे लिए बनी है या फिर नहीं बनी। एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका रहता है जी आपका रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू। इसमें आपको रियलिस्टिकली दिखाया जाता है कि इस जॉब पे क्या क्या काम होने वाला है। काफी सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आपको बता दिया जाए कि इस जॉब में क्या क्या काम आपको करने पड़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक इस जॉब को करने वाले की क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं, क्या उसका रूटीन रहता है। तो पूरा आइडिया आपको लग जाता है जॉब के बारे में और आप डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टिसिपेट करना है एप्लीकेशन प्रोसेस में या फिर नहीं करना। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए अगला सवाल है जी, ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी क्या होती है? आपने नाम सुना होगा ग्रेच्युटी का। ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है। कितने साल आपने काम किया कंपनी के अंदर, उसके बेसिस पे एक फिगर डिटरमाइन हो जाता है और ये आपको रिटायरमेंट के समय मिल जाता है। तो ये सीधा सीधा आंसर हमारे पास बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का कि कितने साल आपने कंपनी में सर्व किया उसके हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी की पेमेंट हो जाती है। चलिए अगला सवाल है, अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशंस अ पर्सन कैन ऑक्यूपाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम इज कॉल्ड। देखो, आप जब भी अपनी किसी भी जॉब पे जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एक ही पोजीशन पे काम करते रहते हो। आप मे बी स्टार्ट करें कहीं जूनियर लेवल से और फिर ग्रो करते करते प्रमोशन के बाद आप सीनियर लेवल पे आगे ग्रो करते जाएं। तो जितनी भी पोजीशंस आप अपने लाइफ टाइम में होल्ड करेंगे, आप यहाँ पे उसे किस नाम से बुला सकते हैं? रोल बोलेंगे उसे, डेजिग्नेशन बोलेंगे, कैरियर होगा या अथॉरिटी होगा। देखो, जब हम बात करेंगे आपके कैरियर की तो हम बात करेंगे आपने अपने कैरियर में कौन कौन सी पोजीशंस पे काम किया। और ये वाला जो वर्ड है, कहीं ना कहीं हमारा ये जो डेफिनेशन हमें दिया हुआ, ये जो लाइन हमें दे रखी है, उसको पूरा जस्टिफाई कर रहा है, उसको डिनोट कर रहा है। और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 3 का ही बनना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबल्ड एज गोल्डन हैंडकफ। तो गोल्डन हैंडकफ की बात करी जा रही है, सोने की हथकड़ी की बात की जा रही है। देखो जी, होता क्या है कि हमारी जो कंपनीज है ना, हमारे एम्प्लॉइज को बहुत सारे पर्कोजिट्स देती हैं, पर्क्स देती हैं। कंपनी की गाड़ी आपको लेने आएगी, कंपनी में अच्छा खाना आपको मिलेगा, बहुत सारे पर्कोजिट्स आपको मिल जाते हैं। आपके बच्चों के लिए आपको एजुकेशन मिल जाएगी, मेडिकल बेनिफिट मिल जाएगा। इतने सारे आपको पर्कोजिट्स मिलते हैं ना, तो आप कंपनी के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, बंध जाते हैं। एक सोने की हथकड़ी वो आपको पहना देते हैं और इसे यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स को डिनोट करने के लिए ये वाला जो गोल्डन हैंडकफ्स वाला टर्म है उसे इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 का जो आंसर है वो यहाँ पे हमारे पास बनेगा। इसीलिए दिए जाते हैं ये बेनिफिट्स ताकि हम अपने एम्प्लॉइज को लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सके, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंडकफ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखें। चलिए, coming to the next question, an organized and factual description of the nature of work, responsibilities, objectives, scope and duties of a post is called as। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं जी। देखो जी, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आता है ना, वो जॉब एनालिसिस का आता है कि आप जॉब की एनालिसिस करें, जॉब को पूरा एनालाइज करें ताकि आप डिटरमाइन कर सकें अपना जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप उस जॉब को पूरा डिस्क्राइब कर सकें कि उसमें कैसा काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या स्कोप है। ये सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में आ जाती हैं। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा।
जॉब स्पेसिफिकेशन में बात करते हैं कि इस जॉब को करने वाले बंदे में क्या खूबियां होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए उसके अंदर। अगर हम बात करें हमारे जॉब इवेल्युएशन की, तो हम जॉब को इवेल्युएट करते हैं कि इस जॉब की कितनी वर्थ है ऑर्गेनाइजेशन में अंदर और कितना कॉम्पनसेशन इस पे हमें फ्यूचर में देना चाहिए। तो ये सब चीजें जॉब इवेल्युएशन के दायरे में आती हैं। तो फिलहाल हमारा जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 का ही यहाँ पे बनेगा। चलिए जी, अगला सवाल हमारे पास है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट्स इन द केस ऑफ इंजरी बाय इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इज कवर्ड अंडर विच एक्ट। देखो जी, अगर आपके वर्कर का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए आपकी फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए, तो कंपनसेशन दी जाती है उसे, उसके डिपेंडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को। और इसके लिए हमारे पास ना एक अलग से कानून भी है। ये कानून आपके पास है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 2 का यहां पे बनेगा। चलिए, अगला सवाल आपके पास है, बार्स स्टैंड्स फॉर। तो यहां पे बार्स बेसिकली आपके पास एक टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिसमें हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को देखते हैं, उसके हिसाब से रेटिंग उसे देते हैं। और फुल फॉर्म यहां पे इसकी रहती है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल की। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहां पे बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर 1 का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए एक इंपॉर्टेंट मेथड यहां पे इस्तेमाल होता है बार्स। Coming to the next question, the process that provides greater autonomy, sharing of relevant information, and provision of control over factors affecting job performance is called as collective bargaining, empowerment, mentoring, controlling. तो यहां पे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी जॉब के ऊपर ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा आपके सभी फैक्टर्स के ऊपर जो भी आपकी जॉब को इफेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एम्पावर कर दिया जाएगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग, मेंटरिंग और कंट्रोलिंग तो कहीं ना कहीं थोड़े मैच नहीं कर रहे, जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उसके साथ फिट नहीं बैठ रहे। बट एम्पावरमेंट बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि आप एम्पावर हो रहे हैं, आपको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है, आपको ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है आपकी जॉब को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के ऊपर। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखो जी, हमारे पास ना दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक होता है लाइन फंक्शन और एक होता है स्टाफ फंक्शन। तो जो भी फंक्शन आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से बिल्कुल डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन है, सेलिंग है, ये सबको हम लाइन फंक्शन बोलते हैं। और जो भी फंक्शन इनको सपोर्ट करते हैं उनको स्टाफ या फिर सर्विस फंक्शन बोला जाता है। जैसे हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, एचआरएम भी है, इसे भी कहीं ना कहीं स्टाफ या फिर सर्विस फंक्शन के तरीके से ही देखा जाता है कि हमारे जो मेन गोल्स हैं उनको असिस्ट करने का काम करता है। डायरेक्टली मेन गोल अचीव नहीं करेगा आपका एचआर मैनेजर, बट आपकी असिस्ट करेगा आपके बाकी डिपार्टमेंट्स को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। चलिए, अगला सवाल है जी, एडिंग एडिशनल एक्टिविटीज एट द सेम लेवल ऑफ एन एग्जिस्टिंग रोल इज नोन एज। अब देखो, आप जिस रोल पे काम कर रहे हो उसी पे हो, बट आपके काम का दायरा बढ़ा दिया, यानी कि आपको और काम सौंप दिए। और ऐसा नहीं है कि आपके हायर पोजीशन वाले काम आपको दिया, आपकी सेम पोजीशन वाले, सेम लेवल वाले काम आपको और दे दिए। अगर तो हायर पोजीशन वाले दिए जाते तो जॉब एनरिचमेंट बोला जाता, बट अगर सेम लेवल वाले ही दे दिए तो इसे जॉब एनलार्जमेंट का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा। तो जनरली आपकी जॉब बोरिंग ना हो जाए और सेटिस्फेक्शन आपका थोड़ा सा बढ़ जाए, उसके लिए जॉब एनलार्जमेंट यहाँ पे कई बार किया जाता है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब इवेल्युएशन हेल्प्स इन असेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जॉब इवेल्युएशन जो है वो किन चीजों को असेस करने में मदद करता है। देखो, जॉब इवेल्युएशन हम करते हैं कि हम जॉब इवेल्युएट करते हैं कि बाकी जॉब्स के मुकाबले इस जॉब की रिलेटिव वर्थ कितनी है, और अल्टीमेटली डिटरमाइन होगा कि इस जॉब पे पैसे कितने दिए जाएंगे। रिलेटिव वैल्यू ऑफ द वेरियस जॉब्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू बी हायर्ड, परफॉर्मेंस या फिर सेफ्टी। तो जॉब इवेल्युएशन के अंदर हम अपनी जॉब की रिलेटिव वर्थ या फिर वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। अब जॉब इवेल्युएशन के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। कुछ होते हैं आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड और कुछ होते हैं आपके पास क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बेसिकली जॉब कंपैरिजन या जॉब क्लासिफिकेशन, ये मेथड्स आते हैं। बट क्वांटिटेटिव की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स या फिर कुछ फैक्टर्स को नंबरिंग देते हैं, उसके हिसाब से आपका जो इवैल्यूएशन है वो कंप्लीट करते हैं। और फैक्टर कंपैरिजन मेथड जो है हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेथड बनता है जी जॉब इवैल्यूएशन का।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 की यहां पे बन जाएगी। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली लिंक्ड विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ जनरली किसे जोड़ा जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली आपका इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कौन सा अलाउंस यहाँ पे रिलेवेंट है। सीधा सीधा आंसर आपने ऑलरेडी दे ही दिया होगा कि सर जो हमारा डियरनेस अलाउंस होता है ना वो इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इज कॉल्ड एज। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सर्च करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अप्लाई करो जी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो ये सीधा सीधा डेफिनेशन आपके रिक्रूटमेंट का होता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अब सवाल है जी, इफ अ वर्कर हैज फ्यू एब्सेंसेस हिज सुपरवाइजर might give him a high rating in all other areas of work. This is an example of which type of bias in performance appraisal. अभी क्या एक वर्कर है, वो बहुत कम छुट्टी लेता है, बहुत कम एब्सेंट रहता है काम से, और उसके सुपरवाइजर को लगता है क्योंकि छुट्टी कम लेता है तो अच्छा ही वर्कर होगा, सभी काम बहुत बढ़िया तरीके से करता होगा। तो एक बायस है ये आपका, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बायसेस परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ जाएं। कौन सा बायस है आपको बताना है जी। यहाँ पर ऑप्शंस हेलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, पर्सनल बायस, स्टीरियोटाइपिंग के आपको यहाँ पे दे रखे हैं, और ये वाला जो बायस है इसे प्यारे दोस्तों हेलो इफेक्ट बोला जाता है। हेलो इफेक्ट का मतलब है कि अगर आपने किसी पर्सन को एक चीज अच्छे से करते हुए देखा, एक चीज में बढ़िया देखा, तो आप उसे सभी चीजों में बढ़िया मान लेते हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू हो सकता है वर्कर छुट्टी कम क्यों लेता है, क्योंकि उसे काम पे आना पसंद है, और काम पे आके वो काम नहीं करता, वो दूसरों से गप्पे मारता है। तो कोई भी कारण हो सकता है कि छुट्टी तो कम लेता है बट काम नहीं करता, तो ये बायस आपका नहीं होना चाहिए। हेलो इफेक्ट इसे बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल, a professor with a view to play it safe might give a class grade near or equal to B regardless of the differences in individual performance. This is an example of which type of bias in performance appraisal. अब देखो एक प्रोफेसर है, अब क्या करना चाहिए था उसे, क्लास में मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का जो उसे अप्रेजल करना चाहिए था, उनकी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए थी, इंडिविजुअली देखनी चाहिए थी, किसने बढ़िया किया किसने अच्छा नहीं किया। जिसने बढ़िया किया उसको ए ग्रेड देता, ए प्लस देता, जिसने नहीं किया मे बी उसे बी में डालता, जो बहुत बेकार है उसे सी या डी ग्रेड में डालता। बट उस प्रोफेसर ने सबको बी दे दिया। वो कहता है जी सबको बी दे देते हैं, कौन झगड़े में पड़े, किसको कम दूं किसको ज्यादा दूं, ये चीजें मैं नहीं करना चाहता, इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सबको बी दे देता हूं। तो बेसिकली उसने किया क्या, उसने एक सेंट्रल ग्रेड, एक बीच का ग्रेड सबको दे दिया, और ये एक बायस यहां पे उसने कमिट कर दिया जी। और इस बायस को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी, कि उसने एक सेंट्रल जो हमारा वैल्यू है, एक सेंट्रल ग्रेड जो है वही सभी को दे दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसे किसी को ए किसी को बी किसी को सी देना चाहिए था, बट उसने यहां पे बायस कर दिया। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, the rater is forced to answer the ready-made statements as given in the blocks of 2 or more about the employees in terms of true or false. This method of performance appraisal is known as। अभी परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप जो आपके रेटर हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको स्टेटमेंट्स देते हैं एम्प्लॉइज के बारे में, और उन्हें ट्रू या फॉल्स में इसका जो आंसर है वो चूज करना होता है। तो कोई एवरेज रेटिंग वो नहीं दे सकते हैं, उसे ट्रू या फॉल्स में चूज करना ही पड़ेगा। तो इस मेथड को बोला जाता है फोर्स्ड चॉइस मेथड, और करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको जो बायस रहता है ना उसे कम कर लेता है। जो आप एवरेज रेटिंग सबको दे देते थे ना, वो वाला बायस कहीं ना कहीं आपका कम हो जाता है। चलिए अगला सवाल, अ मेथड विच इज यूज्ड टू हैव अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल दी पर्सपेक्टिव्स। तो सभी पर्सपेक्टिव से, सभी डिग्री से, यानी मैं बोलूं 360 डिग्री से आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अप्रेजल कर रहे हैं आपके एम्प्लॉय का, तो कौन सा मेथड बनेगा? बार्स, असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या फिर 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। सीधा सीधा पता चल रहा है भाई, सभी एंगल से एम्प्लॉय का इवेल्युएशन हो रहा है, तो ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल है। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, पीरियोडिक शिफ्टिंग ऑफ अ वर्कर फ्रॉम वन वर्क सिंप्लीफाइड टास्क टू अनदर विद सिमिलर स्किल रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड एज।
तो आपके जो वर्कर है ना, आप उसे पीरियोडिकली शिफ्ट करते रहते हैं कि अभी जॉब ए पे है, उसी लेवल पे जॉब बी पे भेज दिया उसे, फिर जॉब सी पे भेज दिया। जैसे आप बैंक्स में देखते होंगे कि कोई पर्सन कभी कैश काउंटर पे बैठा है, कभी दूसरे काउंटर पे बैठा है, तो आप सेम लेवल पे ही उसका जो जॉब है उसे रोटेट करते रहते हैं, और इसी चीज को बोला जाता है जॉब रोटेशन, ताकि आपका जो भी पर्सन है उसे सभी कामों की पूरी नॉलेज हो जाए, इसलिए किया जाता है जॉब रोटेशन। हमारे पास आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ टास्क इज कॉल्ड। अब देखो, एक होता है वर्टिकल एक्सपेंशन, ये आपकी जॉब है, और अगर आपकी जॉब को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन एक्सपेंशन हो रहा है कि सेम लेवल के काम इस जॉब में और ज्यादा बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो इसे नाम क्या दिया जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, आइए देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट, देखो एनरिचमेंट में तो वर्टिकल एक्सपेंशन होता है, आपको ऊपर के काम दे दिए जाते हैं, जॉब रिलेटेडनेस या फिर जॉब रोटेशन। तो यहां पे वैसे तो मेरे पास आंसर जो आना चाहिए था ना, जॉब एनलार्जमेंट का आना चाहिए था, बट दूसरा बेस्ट आंसर यहाँ पे जॉब रोटेशन का बन सकता है कि आप सेम ही लेवल पे आपके जो टास्क है उनको बढ़ा रहे हो, सेम ही लेवल के काम और दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सेम जॉब्स पे उसे रोटेट किए जा रहे हो, तो जॉब रोटेशन हमारे पास यहाँ एक पॉसिबल आंसर बन सकता है। चलिए अगला सवाल, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ टास्क इज कॉल्ड। तो वर्टिकल एक्सपेंशन मतलब कि आपकी ये वाली जो जॉब है, इसे ऊपर वाले काम आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो इसे जॉब इनरिचमेंट बोला जाता है। करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। तो जॉब इनरिचमेंट करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ऊपर के काम भी सीख सकते हो, और फ्यूचर में फिर आपके प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल है जी, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन और बेटर प्रोस्पेक्ट्स सच मूवमेंट आर नोन एज एक्सटर्नल मोबिलिटी, इंटरनल मोबिलिटी, इंटरनल स्टाफिंग, वर्चुअल मोबिलिटी। देखो, रिटायरमेंट या फिर टर्मिनेशन हो रहा है या फिर एम्प्लॉय बेटर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन से मूव आउट कर रहा है, तो बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे एक्सटर्नल मोबिलिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जा रहा है। इंटरनल मोबिलिटी नहीं हो रही है, इंटरनल होती तो यहाँ पे हम बेसिकली बात करते कि हमारी ट्रांसफर हो गई, प्रमोशन हो गई, तो इंटरनल मोबिलिटी हो जाती। बट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहर ही चला गया तो फिर यहाँ पे हमारी एक्सटर्नल मोबिलिटी यहाँ पे बनेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, द सटल एटीट्यूड्स एंड prejudices that block women and minorities from upward mobility, particularly in management jobs, are called। तो प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि हमारी जो विमेन होती हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, वो जनरली टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पाते, टॉप मैनेजमेंट की जॉब्स नहीं ले पाते, और इसके लिए एक मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेटाफर यहाँ पे हमारे पास है ग्लास सीलिंग, कि एक ग्लास की सीलिंग बनी हुई है, ऐसा लगता है कि कोई सीलिंग नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बट एक ग्लास की सीलिंग बनी हुई है जो किसी को दिखती नहीं है, बट इसमें आपके वो सारे प्रेजुडाइसेस आ जाते हैं, बायसेस आ जाते हैं, जो विमेन और माइनॉरिटीज को प्रिवेंट करते हैं कि वो हायर लेवल मैनेजमेंट पोजीशंस पे पहुंच जाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला सवाल हमारे पास है, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन। तो देखो जी, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनियर के अंदर आप एक पोजीशन का पूरा एनालिसिस करते हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं आपकी जॉब एनालिसिस से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। एक स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपनी जॉब को एनालाइज करते हैं, आप एग्जामिन करते हैं कि क्या टास्क, क्या वर्क कंडीशंस, क्या बिहेवियर्स इस जॉब में हमें देखने को मिलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल, डैश लिस्ट द KSA knowledge, skills and abilities and individual needs to do the job satisfactorily। जॉब स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एनरिचमेंट या फिर इवेल्युएशन। अब देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन बात करता है जॉब की, और जॉब स्पेसिफिकेशन बात करता है जॉब को करने वाले इंसान की, बंदे की, कि इस पर्सन के अंदर क्या कैपेबिलिटी, क्या नॉलेज, क्या स्किल्स, क्या एबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सीधी सीधी आपको डेफिनेशन ना जॉब स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे दे रखी है। करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, अ प्रोसेस इन विच senior managers identify employees who should be developed to replace them is called as। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं
कि सीनियर मैनेजर्स अगर रिटायर होंगे या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएंगे तो उनको कौन रिप्लेस करेगा, कौन उनका सक्सेसर यहाँ पे बनेगा। और सीधी सीधी जो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो है सक्सेशन प्लानिंग की। और करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था जी आज का हमारा सेशन जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हुए। और उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन को लाइक कर दिया। लाइक नहीं किया तो फटाफट से प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि छोटा सा मोटिवेशन हमें मिल जाएगा कि आप हमारे सेशंस को पसंद कर रहे हैं। और अगली बार डबल मेहनत के साथ आपके लिए और ऐसे सेशंस हम प्लान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।